ऐसा वैम्पायर जिसे इंसानी खून पीने से सख्त नफरत हो, एक ऐसा खूंखार जीव जो अपनी ताकत बढ़ाने के बजाय दिन भर घने जंगलों के साए में छिपकर शिकार करे और अपना वो शिकार इंसानों की चौखट पर छोड़ दे, महज इसलिए ताकि वो उनके बीच घुल मिल सके। लेकिन उसके इस शराफत का सिला उसे क्या मिला? दर्दनाक मौत। पिछले जन्म में जब उसकी असली पहचान दुनिया के सामने नंगी हुई तो डायलरिच नाम के एक पवित्र योद्धा ने उसे कुत्तों की तरह दौड़ाया। लगातार भागने और छिपने की वजह से उसे ताजा खून नसीब नहीं हुआ। वो कमजोर पड़ गया और आखिरकार उन पवित्र योद्धाओं की चमकती तलवारों के निर्दयी वार ने उसके टुकड़े कर दिए। लेकिन दोस्तों, कहानी यहां दफन नहीं होती। यहां से तो एक रूह कपा देने वाले इंतकाम की शुरुआत होती है, क्योंकि जब मौत के उस अंधेरे के बाद हमारे हीरो की आंखें दोबारा खुली तो उसने खुद को उसी पुरानी सीलन भरी पहाड़ी गुफा में पाया। पवित्र योद्धाओं ने जो हाथ पैर काट दिए थे वो किसी काले जादू की तरह वापस जुड़ चुके थे। उसे समझते देर नहीं लगी कि उसका पुनर्जन्म हो चुका है। पर इस बार वो छुपने वाला नहीं था। उसे समझ आ चुका था कि इस दुनिया में शराफत की कोई जगह नहीं है। एक वैम्पायर की असली ताकत सिर्फ और सिर्फ खून में बसती है। शिकार जितना ताकतवर, वैम्पायर उतना ही खूंखार। यही सोचकर हमारा वैम्पायर बिना एक पल गवाए सीधे जंगल के बीचों बीच मौजूद एक दलदल की तरफ दौड़ पड़ा। उसका निशाना कोई छोटा मोटा जानवर नहीं, बल्कि उस जंगल का खौफनाक राजा था, एक विशालकाय मगरमच्छ जैसा दानव। कदम रुकते ही दलदल का पानी भयानक आवाज के साथ फटा और वो विशाल दानव अपना विकराल मुंह खोले बाहर निकला। हमारे वैम्पायर का शरीर अभी कमजोर था। दानव का एक हल्का सा वार भी उसकी हड्डियां चकनाचूर कर सकता था। लेकिन वैम्पायर की नजरों में खौफ नहीं, बल्कि भूख थी। उसे सिर्फ उस दानव के खून की एक बूंद चाहिए थी। उसने अपना छोटा चाकू कसकर पकड़ा और हवा में छलांग लगाकर सीधे उस दानव के सिर पर जा चढ़ा। लेकिन तभी क्रैक! एक झटके में उसका वो मामूली चाकू टूट गया। इससे पहले कि वो अगला दांव चलता, दानव ने अपनी भारी भरकम पूंछ को ऐसा झटका दिया कि हमारा वैम्पायर हवा में उछलता हुआ 10 मीटर दूर जा गिरा। उसकी पसलियों में गहरी चोट आई और बिना एक पल की मोहलत दिए उस दानव ने अपना खौफनाक जबड़ा खोला और हमारे वैम्पायर को सीधा निगल लिया। वो उसे आराम से चबाने के लिए पानी की अथाह गहराइयों में खींचने लगा। सबको लगेगा कि वैम्पायर का खेल खत्म, लेकिन असल में ये हमारे वैम्पायर का एक मास्टर स्ट्रोक था। ईश्वर के दिए इस मौके को वो भला कैसे जाने देता? दानव के मुंह के अंदर मौत के इतने करीब होने के बावजूद उसने अपनी पूरी बची खुची ताकत जुटाई और उस दानव की जीभ को अपने दांतों से बेरहमी से फाड़ डाला। खौलता हुआ गाढ़ा खून फव्वारे की तरह फूटा और हमारा वैम्पायर उसे पागलों की तरह पीने लगा। दर्द से तड़पते हुए दानव ने जैसे ही चीखने के लिए अपना मुंह खोला, वैम्पायर बाहर निकलने के बजाय उसके मुंह के और अंदर गले की उस नर्म गहराई में घुसता चला गया। उस जंगल के राजा का खून हमारे वैम्पायर की रगों में किसी ज्वालामुखी के लावे की तरह दौड़ रहा था। उसका सूखा और कमजोर शरीर तेजी से भरने लगा, यहां तक कि सिर पर घने काले बाल वापस उगाए और अंदर गहराइयों में जाने पर वैम्पायर को वो चीज दिखी जो किसी भी जादूगर को पागल कर सकती थी। एक लाल रंग की धड़कती हुई चमकती मैजिकल कोर। ये कोई आम राक्षस नहीं था, ये एक भटकने वाला दानव था जिसके शरीर में पैदा हुई ये मणि दुनिया के बेशकीमती रत्नों से भी करोड़ों गुना ज्यादा ताकतवर थी। वैम्पायर ने बिना कुछ सोचे उस धड़कती मणि को अपने दांतों में दबाया और चूर चूर कर दिया। मणि की पूरी जादुई ऊर्जा उसके शरीर में समा गई। अगले ही पल दलदल का पानी लाल रंग में बदल गया। हमारे वैम्पायर ने उस विशाल दानव को अंदर से फाड़ कर अपने ही हाथों से उसके पूरे 108 टुकड़े कर दिए। मांस के चीथड़ों और खून की बारिश के बीच से हमारा वैम्पायर एक नए खौफनाक अवतार में बाहर निकला।
अब वो पहले से कई गुना ताकतवर था। उस मणि ने उसे एक नई रहस्यमयी क्षमता दी थी। शक्ति का इस्तेमाल करते ही काले रंग के बख्तरबंद टुकड़े उसकी स्किन को ढक लेते थे। अब शायद धूप भी उसे जला नहीं सकती थी। उसे याद आया, पिछले जन्म में जब पवित्र योद्धा उसे ढूंढ रहे थे तब उनकी लड़ाई इसी दानव से हुई थी और उसने छिपकर सिर्फ इस दानव का थोड़ा सा खून पिया था। लेकिन अब दानव की पूरी ताकत उसकी रगों में थी। हालांकि वो जानता था कि डायलरिच जैसे अजय योद्धा को हराने के लिए ये ताकत अभी भी काफी नहीं है। तभी पीछे से एक अजीब सी कांपती हुई आवाज आई। पीछे मुड़कर देखा तो वहां एक छोटा सा परी जैसा जीव खड़ा था। वो अजीब अजीब बातें कर रहा था, ये सोचकर कि शायद वैम्पायर उसे देख नहीं सकता। लेकिन जब उसे एहसास हुआ कि वैम्पायर की खूनी आंखें उसी को घूर रही हैं, तो वह डर के मारे तुरंत घुटनों के बल गिर पड़ा। उसने बताया कि वह एक जल परी है जिसका नाम मिलियन है। 15 साल पहले उस दानव ने मिलियन से उसका इलाका छीनकर उसे गुलाम बना लिया था और अब वैम्पायर ने उसे आजाद कर दिया था। जब मिलियन अपनी कहानी सुना रहा था, वैम्पायर की नजर अपने शरीर पर बने एक टैटू पर गई। जब से वह वैम्पायर बना था, यह टैटू हमेशा उसके शरीर पर था। पिछले जन्म में डर डर कर जीने की वजह से उसने कभी इस पर ध्यान ही नहीं दिया। लेकिन आज वह रहस्यमयी टैटू धीरे धीरे फीका पड़ रहा था। यह कोई आम निशान नहीं था, यह यकीनन कोई गहरा जादू था। वैम्पायर ने कपड़े पहने और वहां से मुड़ा। यहीं रहकर इस जंगल की रखवाली करो, मैं जा रहा हूं। वैम्पायर की बात सुनकर मिलियन का मुंह लटक गया। सालों बाद उसे कोई ऐसा मिला था जो उसे देख सकता था। वह गिड़गिड़ाने लगा कि उसे साथ ले चले और अपनी पानी पैदा करने की ताकत दिखाने के लिए वह जोर जोर से पानी की उल्टियां करने लगा। वैम्पायर को इस बेवकूफी पर घिन आई। मुझसे दूर हटो। लेकिन मिलियन पीछे पीछे चलने लगा, यह कहते हुए कि उसके पास पानी उगलने के अलावा भी और कई तरीके हैं। कुछ दिनों बाद वैम्पायर ब्रॉडवैन गांव पहुंचा। पिछले 10 सालों से गांव वालों के लिए वह महज एक लाल आंखों वाला राक्षस था जो सिर्फ पूर्णिमा की रात आकर शिकार छोड़ जाता था। लेकिन इस बार वह पूर्णिमा से बहुत पहले और कई गुना ज्यादा शिकार लेकर उनके दरवाजे पर खड़ा था। जब गांव के लोग और 80 साल का सरपंच डरते हुए बाहर आए तो वैम्पायर ने उनके सामने अपना असली रूप दिखाया। उसकी खूबसूरती, उसके लाल बाल और उस देवदूत जैसे चेहरे को देखकर सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं। सरपंच का बूढ़ा दिल भी धड़क उठा कि कहीं ये किसी ऊंचे खानदान का लड़का या आधा परी तो नहीं। इन सालों में एक अजीब बीमारी की वजह से मैं गांव से दूर अकेला रह रहा था, लेकिन किस्मत से अब मेरी बीमारी ठीक हो गई है। इसलिए पूछने आया हूं कि क्या गांव को किसी मदद की जरूरत है? अगर कोई मुसीबत आई तो मैं तुरंत आ सकता हूं। बाद में अकेले में मिलियन ने उससे पूछा कि जो वैम्पायर खून खराबा करते हैं वो इंसानों को इतना सारा खाना देकर उनसे दोस्ती क्यों कर रहा है? इंसानी समाज में जुड़ना और उन पर एहसान करना जरूरी है। एक जमाने में मुझे भी लगता था कि जिनसे मतलब न हो उनके बारे में नहीं सोचना चाहिए, लेकिन अब जो होने वाला है उसे देखकर मैं चुप नहीं रह सकता। कुछ ही दिनों में यहां भाड़े के सैनिक आने वाले हैं। वो यहां के जमींदार के नाजायज बेटे को ले जाने आएंगे और अपना राज छुपाने के लिए इस पूरे गांव को जिंदा जला देंगे। मिलियन हैरान था कि वैम्पायर भविष्य कैसे जानता है, लेकिन वैम्पायर की बातें सच निकली। चलते चलते वैम्पायर अचानक रुका। पीछे आ रहा मिलियन ध्यान न देने की वजह से उससे टकराया। जब उठकर उसने सामने देखा तो उसकी सांसें हलक में अटक गईं। हथियारों से लैस भाड़े के सैनिक सचमुच सामने खड़े थे। सैनिकों के लीडर ने वैम्पायर को अकेला समझकर बिना आवाज किए उसे ठिकाने लगाने का हुक्म दिया। एक भारी भरकम कुल्हाड़ी वाला सैनिक उसकी तरफ दौड़ा। उसने पूरी ताकत से वार किया, लेकिन हमारे वैम्पायर ने बस हल्के से अपना हाथ हिलाया। खचाक! उस सैनिक का सिर धड़ से अलग होकर हवा में उछल गया। काले टुकड़ों का जादुई कवच वैम्पायर के हाथों पर छा गया और उसकी आंखें खौफनाक काली पुतलियों में बदल गईं। सैनिकों की रूह कांप गई। ये तो वैम्पायर है। एक सैनिक ने लालच दिया कि इसे चर्च को सौंपकर इनाम मिलेगा, लेकिन पलक झपकते ही वैम्पायर उसके सामने था। उसने उस सैनिक की ही तलवार पकड़ी और दूसरे हाथ से उसकी जान ले ली।
हवा की सरसराहट सुनकर बिना पीछे मुड़े उसने वही तलवार सीधा पीछे से हमला करने वाले दूसरे सैनिक की कमर के आर पार कर दी। तभी एक हट्टा कट्टा गंजा सैनिक अपना 100 किलो का गोला हथियार पूरी स्पीड से घुमाता हुआ आया। उसका दबाव कम से कम 200 किलो का था, लेकिन हमारे वैम्पायर ने बचने की कोशिश नहीं की। उसने बस अपना एक हाथ आगे बढ़ाया और धड़ाम उस भारी भरकम वार को एक झटके में रोक लिया। गंजे की आंखें फटी रह गई और उसके हैरान होने का फायदा उठाकर वैम्पायर ने उसकी भी जान ले ली। बाकी सैनिक डरकर उसे घेरने लगे, लेकिन सिर्फ 2 मिनट और सारे के सारे सैनिक जमीन पर लाश बनकर पड़े थे। थोड़ी देर बाद जब गांव वाले वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि भूरे भेड़िए उन लाशों को नोच रहे हैं और वैम्पायर ने उन भेड़ियों को भी मार गिराया है। वैम्पायर ने कमाल की एक्टिंग करते हुए सरपंच से कहा कि इन सैनिकों पर शायद भेड़ियों ने हमला किया था। मिलियन पीछे खड़ा हैरान था कि यह वैम्पायर कितनी सफाई से झूठ बोल रहा है, क्योंकि असल में उन भेड़ियों को खून की गंध आई थी और वैम्पायर ने ही सबके साथ उन्हें वहां मारा था और अपनी इमेज बचाने के लिए खुद भेड़ियों के पंजों और दांतों से सैनिकों की लाशों पर निशान बनाए थे। वैम्पायर ने सरपंच को एक लिफाफा दिया जिस पर ड्यूक की मुहर थी। उसे पढ़ते ही सरपंच के पसीने छूट गए, क्योंकि उसमें ड्यूक के नाजायज बेटे फिलिप का जिक्र था जो इसी गांव में छुपा था। लेकिन दोस्तों, असली कहानी का राज तो तब खुला जब फ्लैशबैक में हमें दिखा कि वैम्पायर ने मरे हुए सैनिकों के लीडर के साथ असल में क्या किया था। उस खौफनाक रात उन भाड़े के सैनिकों के लीडर ने सपने में भी नहीं सोचा था कि उस अकेले शख्स की ताकत इतनी खौफनाक होगी। लेकिन उसे यह भी पता था कि काम पूरा किए बिना खाली हाथ वापस लौटना मौत को दावत देने के बराबर है। मजबूर होकर कांपते हाथों से उसने अपने बचे हुए आदमियों को फिर से हमले का हुक्म दे दिया। उन सैनिकों को भी अपनी मौत साफ नजर आ रही थी, लेकिन पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था। जब हमारा वैम्पायर उन प्यादों को गाजर मूली की तरह काट कर खत्म कर चुका था, तभी उनका लीडर छिपकर पीछे से उस पर टूट पड़ा। लेकिन वैम्पायर के पास तक पहुंचने से पहले ही एक जोरदार प्रहार, वैम्पायर ने उसके पेट में ऐसी खौफनाक लात मारी कि वह हवा में उड़ता हुआ दूर एक पेड़ से जा टकराया। जमीन पर पड़ा वो लीडर खून की उल्टियां करते हुए हाफ रहा था। तभी उसने देखा कि मौत खुद चलकर उसके पास आ रही है। क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम मुझे मार पाओगे? बता, इस गांव में आने का तेरा असली मकसद क्या था? क्या तुझे नहीं पता कि यह गांव मेरे साये में है? ये सुनते ही उस लीडर की रूह कांप गई। वो गिड़गिड़ाते हुए माफी मांगने लगा कि उसे नहीं पता था कि ये गांव वैम्पायर साहब के अंडर है। उसने बहाना बनाया कि वो सिर्फ जमींदार की नाजायज संतान को पकड़ने आया था। झूठा बहाना तो बहुत अच्छा बनाया तुमने, लेकिन सिर्फ एक नाजायज बच्चे के लिए इतने सारे हत्यारों की जरूरत नहीं होती। असल में तुम पूरे गांव का सफाया करना चाहते थे, है ना? अपनी असली नीयत पकड़े जाने पर वो घबरा गया और डर के मारे उसने सच उगल दिया। उसने बताया कि उन्हें ड्यूक फैमिली ने नहीं, बल्कि फैमिली की असली संतानों स्टमीरा और बेल्ट ने भेजा था। बेल्ट, ये नाम सुनते ही वैम्पायर के दिमाग में एक पुरानी तस्वीर बिजली की तरह कौंध गई। पिछले जन्म में इसी बेल्ट ने उन पवित्र योद्धाओं के साथ मिलकर उसे लगातार परेशान किया था और मौत के घाट उतारा था। सब कुछ याद करके वैम्पायर वहां से मुड़ा। जाते जाते उसने बड़ी शांति से उस लीडर से कहा कि जंगल से वापस जाते समय जंगली जानवरों से सावधान रहना। उस मूर्ख लीडर ने सोचा कि वैम्पायर ने उसे जीवन दान दे दिया है। वो बार बार थैंक यू कह रहा था, लेकिन अगले ही पल हवा को चीरता हुआ एक छुरा सीधा उसके सीने में जा धंसा। जब वैम्पायर का राज खुल चुका था तो किसी दुश्मन को जिंदा छोड़ना उसकी फितरत में नहीं था। कहानी फिर से वर्तमान में आती है। गांव वाले परेशान थे। उन्होंने याद किया कि फिलिप और उसकी मां 8 साल पहले इस गांव में आए थे, लेकिन पिछले साल उसकी मां मर गई। अब उसे ले जाने वाले सैनिक भी मारे जा चुके थे। 80 साल का बूढ़ा सरपंच समझ नहीं पा रहा था कि अब इस लड़के का क्या किया जाए। इसी बीच वैम्पायर ने बताया कि वो एक योद्धा नाइट है। पास खड़ा जलपरी मिलियन मन ही मन उस वैम्पायर की इस बेहुदा नौटंकी पर तालियां बजा रहा था।
एक खून पीने वाला राक्षस खुद को योद्धा बता रहा है। गांव वालों के तो होश ही उड़ गए। माहौल का फायदा उठाते हुए वैम्पायर ने अपना परिचय दिया। मैं अपना इंट्रोडक्शन देना भूल गया। मेरा नाम यूजीन है और मैं यूजीन फैमिली से ताल्लुक रखता हूं। ये सुनकर तो मिलियंस लगभग चिल्ला ही पड़ा कि ये इतना बड़ा झूठ कौन मानेगा। गांव वालों को भी यकीन नहीं हो रहा था कि इतने सालों से उनके पास रहने वाला ये राक्षस असल में एक नोबल इंसान है। लेकिन वैम्पायर जानता था कि इन सीधे सादे गांव वालों ने कभी किसी असली कुलीन को देखा ही नहीं है, इसलिए उसका ये नाटक बिल्कुल सटीक बैठेगा। गांव वाले दौड़कर उसके पास आए और पूछने लगे कि क्या 10 साल जंगल में रहने का मतलब योद्धा की ट्रेनिंग के दौरान लगी चोटों को भरना था। यूजीन ने बड़ी शालीनता से हामी भर दी। सरपंच ने कहा कि गांव बहुत गरीब है, वो उसे कोई इनाम नहीं दे पाएगा। लेकिन यूजीन ने कहा कि उसे इनाम नहीं, बस आज रात रुकने की जगह चाहिए। अगली सुबह खिड़की से आती धूप को देखकर यूजीन ने अपनी नई जादुई ताकत आजमाई। उसने अपने हाथ पर वो काले जादुई टुकड़े जमा किए और उंगली धूप में रखी। उसका अंदाजा बिल्कुल सही था। जहां वो काले टुकड़े थे वहां धूप का कोई असर नहीं हो रहा था। सफर के लिए ये एक वरदान था। तभी मिलियन वहां आया और ताना मारते हुए बोला, तुम कितने बेवकूफ वैम्पायर हो, कल इतना बड़ा झूठ क्यों बोला? तुम्हें तो पढ़ना लिखना तक नहीं आता और खुद को कुलीन योद्धा बताते हो। किसी इंसान का अधिकार उसकी बोली से कहीं ज्यादा असरदार होता है। मेरा ये योद्धा वाला रुतबा मुझे बहुत सारे फालतू सवालों से बचा लेगा। लेकिन हां, ये नाटक सिर्फ इस छोटे गांव में चलेगा। बड़े शहरों में टिकना है तो मुझे इस झूठ को सच बनाना ही होगा। गांव से विदा लेते वक्त सरपंच ने यूजीन को एक परिचय पत्र लिखकर दिया। फिलिप भी साथ आ गया और दोनों ड्यूक के किले की तरफ निकल पड़े। थोड़ी दूर चलने पर पहाड़ी की तलहटी में ब्रम्स नाम का एक गांव दिखा। फिलिप ने रास्ते के किनारे लगा बोर्ड पढ़कर बताया। यूजीन ने तुरंत मौका पकड़ा और पूछा, क्या तुम पढ़ लिख सकते हो? फिलिप ने बताया कि जब उसकी मां जीवित थी तब उन्होंने उसे पढ़ाया था। मिलियन ने यूजीन के कान में फुसफुसाया कि इस लड़के से पढ़ना सीख लो। यूजीन तुरंत फिलिप से पूछता है कि क्या तुम मुझे पढ़ा सकते हो? इस पर फिलिप चौंक कर बोलता है, योद्धा होकर पढ़ना नहीं आता। योद्धा होना सिर्फ एक खोखला खिताब रह गया है। फैमिली बर्बाद होने के बाद अब शेखी बघारने लायक कुछ नहीं बचा, इसलिए मुझे पढ़ना नहीं आता। उसकी ये दर्द भरी कहानी सुनकर फिलिप की आंखों में हमदर्दी आ गई। उसने खुशी खुशी यूजीन को पढ़ना सिखाने की जिम्मेदारी ले ली। मिलियन ये सब देखकर खिलखिलाकर हंस पड़ा कि ये लड़का कितना बेवकूफ है। तभी हवा को चीरता हुआ एक तीर सनसनाता हुआ उनकी तरफ आया। यूजीन ने पलक झपकते ही फिलिप को में उठाया और दूसरे हाथ से उस जानलेवा तीर को नंगे हाथों से हवा में ही दबोच लिया। फिलिप डर के मारे कांप रहा था। सामने से कुछ डाकू बाहर निकले। तीर चलाने वाले ने हंसते हुए कहा कि उसका निशाना चूक गया। उन डाकुओं ने सोचा कि यह कोई आसान शिकार है और उन्होंने सारा सामान नीचे रखने को कहा। यूजीन ने चुपचाप अपना बस्ता नीचे रख दिया। जैसे ही एक डाकू लालच में वह बस्ता उठाने आगे बढ़ा, खचाक! यूजीन की तलवार बिजली की रफ्तार से चमकी और उस डाकू का सिर धड़ से अलग होकर जमीन पर लुढ़क गया। सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि किसी की आंखें उस प्रहार को देख तक नहीं पाईं। बाकी डाकू सन्न रह गए। यूजीन वहीं खड़ा रहा और बड़े शांत लहजे में बोला, अगर सामान चाहिए तो आकर ले लो। एक और डाकू ने डंडा उठाकर हमला किया, लेकिन अगले ही पल यूजीन उनके बीच मौत का बवंडर बनकर घुस गया। एक के बाद एक सबके अंग कटकर जमीन पर गिरने लगे। खून की होली मच गई। आखिरी बचा हुआ डाकू अपनी जान बचाकर भागने लगा, लेकिन यूजीन ने अपनी तलवार की धार पकड़ी और पूरी ताकत से उसे भाले की तरफ फेंक दिया। तलवार सीधा उस डाकू की पीठ को चीरती हुई आर पार हो गई। यूजीन ने उस लाश से अपनी खून से सनी तलवार निकाली। उसकी आवाज अब इतनी सर्द और गहरी थी जैसे कोई सदियों पुराना दार्शनिक मौत के बीच खड़ा होकर सवाल कर रहा हो। वो बोला, आखिर क्यों इंसान हमेशा कमजोरों को सताते हैं, उन्हें लूटते हैं, मारते हैं? फिलिप, जब मैं पढ़ना लिखना सीख जाऊंगा तब क्या मैं इंसानों की इस फितरत को समझ पाऊंगा? वहां से निपटने के बाद वो ब्रैम्स गांव में घुसे।
ये गांव कम और एक छोटा शहर ज्यादा लग रहा था। फिलिप ने यूजीन को सावधान किया कि यहां के व्यापारी बहुत चालाक और धोखेबाज है। यूजीन एक चमड़े की दुकान पर गया और बस्ते से कुछ भूरे भेड़ियों की खाल निकालकर दुकानदार के सामने रख दी। दुकानदार ने यूजिन के मामूली कपड़े देखे और सोचा कि ये कोई अनपढ़ आवारा है। उसने चालाकी दिखाते हुए कहा, ये खाल तो बहुत खराब है, इसके मैं सिर्फ 18 पैसे दूंगा। यूजिन ने कुछ नहीं कहा, वो बस चुपचाप खड़ा रहा। लेकिन उसकी आंखें धीरे धीरे खौफनाक सुर्ख लाल रंग में चमकने लगीं। उस लाली को देखते ही दुकानदार के चेहरे की हंसी गायब हो गई। उसने जिंदगी में कभी किसी की आंखों में ऐसा खौफ नहीं देखा था। उसे एहसास हो गया कि उसके सामने खड़ा शख्स इंसान नहीं, मौत है। दुकानदार के पसीने छूटने लगे। उस जानलेवा खामोशी का प्रेशर उससे झेला नहीं गया। उसने हकलाते हुए कहा, अच्छा, इसके 23 पैसे दे दूंगा। यूजिन अब भी खामोश था, बस अपनी लाल आंखों से उसकी रूह को घूर रहा था। 25? दुकानदार कांपा। यूजिन टस से मस नहीं हुआ। 28? दुकानदार लगभग रोने की हालत में आ गया। आखिरकार जब दुकानदार की हिम्मत पूरी तरह जवाब दे गई तो उसने दांत पीसकर कहा, 30 पैसे। तब जाकर यूजीन के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान आई और उसकी उस गहरी गूंजती आवाज ने खामोशी तोड़ते हुए बस एक शब्द कहा, पक्का। रात हो चुकी थी। शहर के बाहर जंगल के खुले मैदान में आग जल रही थी। यूजीन को उन खालों के बहुत अच्छे दाम मिले थे, जिससे उसने अपने लिए अच्छे कपड़े भी खरीद लिए थे। आग की रोशनी में फिलिप उसे पढ़ना सिखा रहा था। यूजीन का दिमाग किसी सुपर कंप्यूटर से कम नहीं था। जहां आम इंसानों को अक्षर सीखने में महीनों या साल लग जाते हैं, यूजीन ने कुछ ही घंटों में बहुत सारे शब्द पढ़ना सीख लिया था। फिलिप उसकी इस कुशाग्र बुद्धि को देखकर हैरान था। मिलियन ने यूजीन को बताया कि एक वैम्पायर कम से कम 200 साल तक जीता है, इसलिए उसे दुनियादारी आनी ही चाहिए। यूजीन ने फिलिप से पूछा कि क्या उसे पढ़ाई के अलावा कुलीनों वाले कुछ और काम भी आते हैं, लेकिन फिलिप ने मना कर दिया। तभी दूर अंधेरे से घोड़ों की टापों की गड़गड़ाहट सुनाई दी। यूजीन ने अपनी तेज वैम्पायर इंद्रियों से उन्हें बहुत पहले ही सुन लिया था। थोड़ी देर में हथियारों और भारी कवचों से लैस कुछ सिपाही वहां आ पहुंचे। उनके सरदार ने शालीनता से कहा कि रात बहुत हो गई है, क्या वो उनके कैंप के पास डेरा डाल सकते हैं? वैम्पायर ने उन्हें ध्यान से देखा। ये कोई आवारा डाकू नहीं, बल्कि किसी बड़ी फौज के ट्रेंड सिपाही लग रहे थे। सरदार ने वैम्पायर की खामोशी देखकर फिर से पूछा, आप लोग कहां जा रहे हैं? वैम्पायर जानता था कि इन असली सैनिकों के सामने झूठ बोलना बेवकूफी होगी। उसने सीधे और शांत लहजे में जवाब दिया, हम ड्यूक के किले जा रहे हैं। यह सुनकर सरदार मुस्कुराया और बोला, क्या इत्तेफाक है, हम भी ड्यूक के किले ही जा रहे हैं। तो क्या हम ये सफर एक साथ तय कर सकते हैं? बदले में हम आपके खाने का इंतजाम कर देंगे। तभी उन सिपाहियों के बीच से एक गोरे बालों वाला नौजवान, जिसका नाम लाबान था, आगे बढ़ा और बदतमीजी से बोला, पाटेक सरदार, इनसे इतनी विनती करने की क्या जरूरत है? बस साथ ही तो चलना है, कोई बड़ी बात थोड़ी है। उसकी इस बदतमीजी पर वैम्पायर की आंखें सिकुड़ गईं। सरदार पाटेक ने तुरंत मुस्कुराते हुए उस गोरे बालों वाले लड़के को पीछे धकेला और माफी मांगते हुए बोला, ये लाबान अभी अभी हमारे ग्रुप में शामिल हुआ है, इसने अभी तौर तरीके नहीं सीखे हैं, कृपया इसे माफ कर दें। इसके बाद दोनों तरफ से परिचय हुआ। जब लाबान ने सुना कि वैम्पायर खुद को योद्धा बता रहा है तो वह उछल पड़ा और उसका मजाक उड़ाने लगा। तुम में योद्धा जैसी कौन सी शक्ल है? ना तुम्हारे पास कोई कवच है ना घोड़ा, और खुद को योद्धा कहते हो? इतना ही नहीं, उसने वैम्पायर के एकदम करीब आकर उसकी छाती पर उंगली रखते हुए ताना मारा, मैंने तो कभी यूजीन फैमिली का नाम भी नहीं सुना, तुम जरूर कोई नकली योद्धा हो। लाबान की इस बकवास के दौरान वैम्पायर अंदर ही अंदर उन सब की ताकत का अंदाजा लगा रहा था। वह फिलिप के सामने खुद को योद्धा बता चुका था और अब वह अपनी बात को झूठा साबित नहीं होने दे सकता था।
उसने देखा कि इन सिपाहियों की संख्या ज्यादा नहीं है। अगर वो अभी हमला कर दे तो पलक झपकते ही सबको मौत के घाट उतार सकता है। यही सोचकर वैम्पायर का हाथ धीरे से अपनी कमर पर लटकी तलवार की मूठ पर गया। उसने बस अपनी तलवार म्यान से थोड़ी सी ही बाहर खींची थी कि चटाक, हमला होते होते रह गया। सरदार पाटेक ने समय रहते लाबान को पकड़ लिया और उसके मुंह पर एक जोरदार तमाचा जड़ दिया। लाबान की आंखों के सामने अंधेरा छा गया और वह उड़ता हुआ पीछे एक पेड़ से जा टकराया। इसके बाद पाटेक अपने हैरान साथियों के सामने झुककर वैम्पायर से गिड़गिड़ाते हुए माफी मांगने लगा। वैम्पायर ने भी बात को ज्यादा नहीं बढ़ाया और उन्हें डेरा डालने की जगह ढूंढने को कह दिया। लेकिन उसे एहसास हो गया था कि आगे भी ऐसी सिचुएशन आ सकती है। इस दुनिया में इज्जत से जीने के लिए उसे जल्द से जल्द एक असली योद्धा का रुतबा हासिल करना ही होगा। आधी रात के बाद वैम्पायर और फिलिप आग के पास बैठकर पढ़ाई कर रहे थे। दूसरी तरफ तमाचा खाकर बेहोश हुआ लाबान कई घंटों बाद उठा। उठते ही वह बौखला गया। मुझे क्या हो गया था? पाटेक ने उसे घूरते हुए गालियां देनी शुरू कर दी। तू कितना बड़ा बेवकूफ है, एक योद्धा से बदतमीजी करता है। मेरी वजह से तेरी जान बची है। आज पूरा दल तेरी वजह से मरते मरते बचा था। बोलते बोलते पाटेक का गुस्सा इतना बढ़ गया कि उसने लाबान के सिर पर एक और घूसा जड़ दिया। लाबान सिर सहलाते हुए बोला, उस आदमी के कपड़े भी तो फटे पुराने हैं, उसकी तलवार भी पुरानी सी है, उससे डरने की क्या बात है? पाटेक ने गहरी सांस ली और फुसफुसाते हुए बोला, तेरी अक्ल घास चरने गई है। उस योद्धा ने जो लंबा चोगा पहना है वो असली चमड़े का है, उस पर महंगी किनारी लगी है। वो चोगा कम से कम 10 चांदी के सिक्कों से कम का नहीं है। और देख, वो इतनी रात गए भी बैठा बैठा लगातार कागज पढ़ रहा है। कोई साधारण इंसान ऐसा नहीं करता। पाटेक की आवाज में अब खौफ था। और जब उसने तलवार निकालने की कोशिश की थी, अगर वो तलवार पूरी बाहर आ जाती तो शायद हम सब उसी पल कटकर मर जाते। अच्छी किस्मत होती तो सिर्फ मैं और तू ही बच पाते। लाबान के पसीने छूटने लगे। सरदार, आपको यह सब कैसे पता चला? पाटेक ने अपनी आंखें सिकोड़ते हुए उस खौफनाक पल को याद किया। जब तू उस पर उंगली उठाकर बदतमीजी कर रहा था, उस वक्त उस योद्धा ने अपना दाया हाथ धीरे से अपने चोगे के अंदर डाला और बायां पैर हल्का सा पीछे खींच लिया। ये कोई आम हरकत नहीं थी। वो अपना बैलेंस बना रहा था, एक जानलेवा वॉर की तैयारी कर रहा था। अगर मैंने तुझे 1 सेकंड पहले नहीं रोका होता तो तेरा सिर अभी धड़ से अलग होकर जमीन पर पड़ा होता। लाबान की रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। लेकिन सरदार, अगर वो तलवार निकाल ही लेता तो क्या आप उसे रोक नहीं सकते थे? एक असली योद्धा कितना खौफनाक होता है तू सोच भी नहीं सकता, पाटेक ने समझाया। ये लोग जन्म लेते ही लकड़ी की तलवार से ट्रेनिंग शुरू कर देते हैं। इनकी पूरी जिंदगी सिर्फ मौत बांटने की कला सीखने में निकल जाती है। फिर ये युद्ध के मैदान में जाते हैं, ढेरों इंसानों का खून बहाते हैं। जिनके हाथों से खून की गंध आती है वही कुलीनों की नजरों में आते हैं और असली योद्धा बनते हैं। पाटेक ने आगे कहा, और सुन, अगर कोई खुद को झूठा योद्धा बताता है तो ये मौत की सजा वाला गुनाह है। वो लड़का अभी मुश्किल से 25 साल का लग रहा है। इस उम्र में खुद को योद्धा बताने का मतलब है कि उसके अंदर सच में कोई खौफनाक ताकत है। लाबान डर से कांपने लगा। तो क्या वो आपसे भी ज्यादा ताकतवर है? शायद हां, पाटेक ने हामी भरी। और उसने कहा था कि वो ड्यूक के किले जा रहा है। मुझे लगता है कि हाल ही में वहां जो एक रहस्यमयी गुप्त नगर मिला है वो उसी में हाथ आजमाने जा रहा है। उन सिपाहियों को नहीं पता था कि वैम्पायर के कान इंसानों से कई गुना ज्यादा तेज होते हैं। वैम्पायर आग के पास बैठकर उनकी एक एक बात साफ सुन रहा था। उसे समझ आ गया कि इस दुनिया में एक योद्धा का दर्जा कितना ऊंचा होता है। लेकिन वैम्पायर का तेज दिमाग कुछ और भी सोच रहा था। डेविन खानदान के पास अगर ये असली सिपाही थे तो उन्होंने गांव वालों को मारने के लिए उन आवारा भाड़े के टट्टुओं को क्यों भेजा था? ये बात कुछ हजम नहीं हो रही थी।
वैम्पायर उठा और सीधे सरदार पाटेक की तरफ बढ़ने लगा। लाबान उसे अपनी तरफ आता देख थर थर कांपने लगा कि कहीं वो उसे मारने तो नहीं आ रहा। लेकिन जब वैम्पायर उनके पास पहुंचा तो उसने लाबान की बदतमीजी का कोई जिक्र नहीं किया। उसने सीधा पाटेक से पूछा, अगर तुम लोग भी ड्यूक के किले जा रहे हो तो क्यों ना हम साथ मिलकर चलें? जब वैम्पायर ने बात करते हुए अपने चेहरे से नकाब हटाया तो उसकी उस रहस्यमयी और अलौकिक खूबसूरती को देखकर उन सब की आंखें चौंधिया गई। लाबान ने तो तुरंत हामी भर दी। मन ही मन सोच रहा था, बाप रे, ये लड़का कितना खूबसूरत है। अगले दिन वो सब मार्टेला नाम के एक बड़े शहर में पहुंचे। रास्ते भर में वैम्पायर ने अपनी बातों से उन सिपाहियों का भरोसा जीत लिया था ताकि वो उनसे काम की जानकारियां उगलवा सके। तभी वैम्पायर के बदल में एक हल्की सी चमक उठी और उसमें से वो जल परी मिलियन बाहर निकल आया। मिलियन ने बताया कि उसने अदृश्य रहकर सिपाहियों की बातें सुनी है। डेविन खानदान के स्वामी की तबीयत बहुत खराब है, वो कभी भी मर सकता है। और सबसे बड़ी खबर यह थी कि डेविन के इलाके में एक नया और रहस्यमयी गुप्त नगर मिला है। जो भी उस गुप्त नगर को फतह करेगा उसे बेशुमार दौलत और ताकत मिलेगी। लेकिन डेविन खानदान के पास अभी ना तो पैसा था और ना ही सिपाही, इसलिए वो अकेले उस पर हमला नहीं कर सकते थे। मिलियन ने पूछा, अगर ड्यूक मर गया तो इस बेचारे फिलिप का क्या होगा? उसके सौतेले भाई तो उसे कच्चा चबा जाएंगे। वैम्पायर ने पलटकर फिलिप को देखा और मन ही मन सोचा, शायद ड्यूक मरने से पहले अपने इस नाजायज बेटे का चेहरा देखना चाहता है। कौन जाने, इस लड़के के साथ मेरी भी किस्मत पलट जाए। कुछ और दिन सफर करने के बाद वो आखिरकार डेविन खानदान के मशहूर गुलाब किले पहुंच गए। उस विशाल और शानदार इमारत को देखकर वैम्पायर भी अंदर से हैरान था। किले के गेट पर पहुंचते ही एक सजे धजे आदमी ने उन्हें रोक लिया। सामान की चेकिंग करवाओ, मैं डेविन खानदान का वारिस कमाला हूं। सिपाही अपना माल उतारकर चेक करवाने लगे। कमाला की नजर वैम्पायर पर पड़ी जो चुपचाप खड़ा था। उसने पूछा, तुम कौन हो? वैम्पायर ने अपना परिचय नाइट यूजीन के रूप में दिया। इससे पहले कि वो फिलिप के बारे में बताता, दूर से एक और टोली घोड़ों पर सवार होकर आती दिखी। आगे चल रहे आदमी ने जोर से चिल्लाकर कहा, कमाला भैया, तुम हमेशा सुरक्षा बल का काम खुद क्यों करने लगते हो? उस आदमी की आवाज सुनते ही वैम्पायर के शरीर का खून खौल उठा। ये वही आवाज थी जिसे वो अपनी पूरी जिंदगी नहीं भूल सकता था। ये डेविन खानदान का दूसरा बेटा बेल्ट था। पिछले जन्म में इसी बेल्ट ने वैम्पायर पर झूठे आरोप लगाकर उसे पवित्र योद्धाओं से मरवाया था। वैम्पायर की आंखों में एक पल के लिए मौत की चमक आ गई। जब कमाला और बेल्ट आमने सामने खड़े बहस कर रहे थे, वैम्पायर धीरे से आगे बढ़ा। उसने अपने कोट से सरपंच की दी हुई चिट्ठी निकाली और बोला, ये ब्रॉडविन गांव के मुखिया की चिट्ठी है। ब्रॉडविन का नाम सुनते ही बेल्ट के चेहरे का रंग उड़ गया। उसने झट से चिट्ठी लेने के लायक अपना हाथ बढ़ाया, लेकिन वैम्पायर ने बड़ी चालाकी से अपना हाथ पीछे खींच लिया और वो चिट्ठी सीधा कमाला के हाथ में थमा दी। बेल्ट ये देखकर सन्न रह गया और उसने वैम्पायर को एक खौफनाक नजर से घूरा। कमाला ने जैसे ही वो चिट्ठी पढ़ी, वो खुशी से उछल पड़ा। चिट्ठी में लिखा था कि एक योद्धा ने फिलिप की जान बचाई है और उसे सुरक्षित यहां ले आया है। फिलिप ने आगे आकर अपने इस सौतेले भाई कमाला को सिर झुकाकर प्रणाम किया। कमाला खुश होते हुए बोला, पिताजी तुम्हारा ही इंतजार कर रहे हैं। लेकिन बेल्ट का चेहरा गुस्से से लाल हो चुका था। उसकी सारी साजिशें नाकाम हो गई थी। उसने चिढ़कर अपने सैनिकों को हुक्म दिया, पहले इस लड़के को नहलाओ और साफ कपड़े पहनाओ। यह कहकर बेल्ट वहां से जाने लगा। तभी वैम्पायर ने एक कदम आगे बढ़ाकर बेल्ट का रास्ता रोक लिया। उसने बिल्कुल सपाट आवाज में कहा, मुझे मेरा इनाम चाहिए, मुझे डेविन स्वामी से मिलना है। बेल्ट ने नफरत से उसे देखा और साफ मना कर दिया, स्वामी की तबीयत ठीक नहीं है, तुम्हारा इनाम तुम्हें सिक्कों में मिल जाएगा, तुम यहां से जा सकते हो। वैम्पायर पीछे हटने वालों में से नहीं था। उसने फिर जोर देकर कहा कि उसे ड्यूक से मिलना ही है। तभी कमाला ने बीच बचाव करते हुए बेल्ट पर ताना मारा, तू क्यों रोक रहा है? नया भाई पिताजी से मिलने जाएगा तो ये योद्धा भी साथ चला जाएगा, इसमें क्या दिक्कत है? क्या अब तू तय करेगा कि पिताजी किससे मिलेंगे और किससे नहीं?
कमाला का ये ताना सुनकर बेल्ट पैर पटकता हुआ वहां से चला गया। कमाला वैम्पायर के पास आया और मुस्कुराते हुए बोला, मेरे भाई की बातों का बुरा मत मानना, वापस जाते वक्त अपना ध्यान रखना। ये कहकर वो भी फिलिप को लेकर अंदर चला गया। वैम्पायर समझ गया था कि कमाला भी उसे ड्यूक से नहीं मिलने देना चाहता। वो अभी सोच ही रहा था कि तभी पीछे से एक भारी भरकम और खौफनाक आवाज आई। एक तगड़ा लाल बालों वाला आदमी वहां खड़ा था। उसका शरीर किसी दानव जैसा था। उसने बेल्ट के आदमियों को देखकर पूछा, क्या मैं इन आवारा सिपाहियों को यहीं खत्म कर दूं? पाटेक ने धीरे से वैम्पायर के कान में फुसफुसाते हुए कहा, ये गैल्फ्रेडिक है। ये एक बेहद खूंखार और ताकतवर नाइट है जिसने हाल ही में हजारों योद्धाओं को हराकर टूर्नामेंट जीता है। वैम्पायर ने पूछा कि इतना बड़ा योद्धा इस छोटे से किले में क्या कर रहा है? पाटेक ने बताया कि वो जरूर उस गुप्त नगर की दौलत और शोहरत हासिल करने आया होगा। उसी शाम कमाला अपने कमरे में बैठा सोच रहा था कि इस गुप्त नगर को फतेह करने के लिए उसे भी कोई तगड़ा नाइट चाहिए। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। नाइट यूजीन आपसे मिलना चाहता है। कमाला हैरान था। जब वैम्पायर अंदर आया तो उसने सीधा मुद्दे की बात की। मुझे तुम्हारी उस टुकड़ी में शामिल होना है जो गुप्त नगर पर हमला करने वाली है। कमाला यह सुनकर जोर जोर से हंसने लगा। मैं तुम्हें अपनी टुकड़ी में क्यों शामिल करूं? सिर्फ इसलिए कि तुमने कुछ डाकुओं को मार दिया? वैम्पायर ने अपना मास्टर स्ट्रोक चला। अगर हम गुप्त नगर फतेह करते हैं तो मुझे इनाम में सिर्फ 100 चांदी के सिक्के चाहिए और जो भी खजाना मिलेगा उसमें से मैं राक्षसों के जादुई पत्थरों का एक भी हिस्सा नहीं लूंगा। मुझे सिर्फ बाकी के सामान का आधा हिस्सा चाहिए। ये शर्त सुनकर कमाला के कान खड़े हो गए। ये मार्केट रेट से बहुत सस्ता था। कमाला ने सोचा कि ये यूजीन जरूर कोई इज्जत का भूखा पागल नाइट है जिसे पैसों से ज्यादा अपनी शोहरत प्यारी है। कमाला को यही तो चाहिए था, एक ताकतवर प्यादा जो बेल्ट के खूंखार नाइट गैल्फ्रेडिक को टक्कर दे सके। उसने तुरंत वैम्पायर से हाथ मिला लिया। यह कोई इत्तेफाक नहीं था बल्कि पटेक की दी गई उस चालाकी भरी सीख का नतीजा था। पटेक ने उसे इंसानी दुनिया के व्यापार का एक कड़वा सच बताया था। राक्षसों के पत्थरों को साफ करना बेहद सिरदर्द का काम है और साम्राज्य उस पर भारी टैक्स भी वसूलता है। इसके विपरीत जो दूसरा लूटा हुआ सामान होता है वो बाजार में रातों रात बिक जाता है और मुनाफा भी छप्पर फाड़ कर होता है। पटेक ने यह भी वादा किया था कि वो उसे अपने गुप्त और रसूखदार बिजनेस एसोसिएशन से मिलवा देगा। वैम्पायर की रणनीति सटीक थी। उसे पता था कि अगर वो सिर्फ दूसरे सामान में अपनी हिस्सेदारी मांगेगा तो लालची कमाला कभी इनकार नहीं कर पाएगा। और हुआ भी वही। जल्द ही बेल्ट के कानों तक यह खबर आग की तरह फैल गई कि कमाला की खूंखार अटैकिंग टुकड़ी में एक नया और रहस्यमयी शिकारी शामिल हुआ है। यह सुनकर गैल्फ्रेडिक, जो एक ख्याति प्राप्त और खतरनाक नाइट था, अपने हाथ में एक खंजर को हवा में नचाते हुए तंज कसने लगा। गुप्त नगर कोई बच्चों के खेलने की जगह नहीं है। यहां पलक झपकने की देरी होती है और इंसान या तो पीछे छूट जाता है या हमेशा के लिए मौत की नींद सो जाता है। बेल्ट ने गहरी सांस ली और एक शातिर हंसी के साथ कहा, इसकी फिक्र मत करो। कमाला जिस आदमी को पकड़ कर लाया होगा वो कोई तोप नहीं होगा। आसपास के रईसों में ना तो कमाला की कोई इज्जत है और ना ही उसकी कोई पहुंच है। बेल्ट ने गैल्फ्रेडिक को खुद उस नए आदमी की हैसियत नापने के लिए भेजने का मन बना लिया। तभी अचानक कमरे का भारी दरवाजा एक झटके से खुला। कमाला सीना ताने गजब के आत्मविश्वास के साथ अंदर दाखिल हुआ। उसके पीछे वो वैम्पायर खड़ा था, शांत, स्थिर और मौत की तरह खामोश। मिलो मेरे नए आदमी से, कमाला की आवाज गूंजी। ये है नाइट यूजिन और उसकी टुकड़ी। बेल्ट की आंखें सिकुड़ गईं। उसने तुरंत पहचान लिया, ये तो वही भगोड़ा नाइट था जो कुछ समय पहले फिलिप को लेकर आया था। बेल्ट ने हिकारत से कहा कि वो किसी ऐसे ऐरे गहरे अनजान आदमी को अपनी टुकड़ी में शामिल नहीं होने देगा जिसकी न कोई हैसियत हो और न ही ताकत का कोई प्रमाण। इस पर कमाला ने एक विजयी मुस्कान के साथ कहा, हैसियत का तो मुझे नहीं पता, लेकिन इसकी खौफनाक ताकत की गारंटी मैं अपनी जान पर ले सकता हूं। कुछ ही दिन पहले बॉर्डर पर उत्पात मचाने वाले खूंखार डाकुओं की पूरी फौज को इसने अकेले सिर्फ एक चाकू से मौत के घाट उतार दिया था।
अभी उनकी यह बहस चल ही रही थी कि पास बैठे गैल्फ्रेडिक ने उस वैम्पायर का इम्तिहान लेने की सोची। उसने अपनी कलाई को एक हल्का सा झटका दिया और अपना तेज धार खंजर हवा को चीरते हुए यूजिन की पीठ की तरफ फेंक दिया। वार इतना खामोश और अचूक था कि किसी आम इंसान को भनक तक न लगे, लेकिन वो कोई इंसान थोड़ी था। उस वैम्पायर की इंद्रियां किसी भी जानवर से 1000 गुना तेज थीं। बिना पीछे मुड़े पलक झपकने से भी तेज गति से उसने अपनी तलवार म्यान से निकाली और उस उड़ते हुए खंजर पर ऐसा विध्वंसक प्रहार किया कि वह खंजर छिटक कर पीछे पत्थर की दीवार में आधा धंस गया। कमरे में एक पल के लिए मौत का सन्नाटा छा गया। गैल्फ्रेडिक की आंखों में हैरानी और होठों पर एक शैतानी मुस्कान तैर गई। वह अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ और बोला, पहली मुलाकात में ऐसा जानलेवा स्वागत करने के लिए माफी चाहूंगा। उसकी पारखी नजरों ने यूजिन के शरीर को स्कैन किया। तुम्हारे शरीर पर न तो युद्ध के कोई निशान हैं और न ही सूरज की धूप से झुलसने का कोई दाग। लगता है किसी बड़े रईस खानदान के लाड़ प्यार में पले बढ़े हो। गैल्फ्रेडिक ने ललकारते हुए कहा, क्यों ना इस लाडले बेटे के हुनर का असली मैदान में टेस्ट लिया जाए। कुछ ही देर में दोनों किले के विशाल प्रैक्टिस ग्राउंड में आमने सामने खड़े थे। जैसे ही किले के लोगों को खबर लगी कि अजय गैल्फ्रेडिक नाइट किसी नए आदमी से द्वंद्व युद्ध करने जा रहा है, पूरा मैदान खचाखच भर गया। हर कोई उस खूंखार नाइट का खूनी खेल देखना चाहता था और यह भी देखना चाहता था कि वो पागल इंसान कौन है जिसने मौत को दावत दी है। जब भीड़ ने गैल्फ्रेडिक के पहाड़ जैसे विशाल और गठीले शरीर की तुलना यूजिन के पतले दुबले और शांत शरीर से की, तो सबने मान लिया कि इस नए लड़के की हड्डियां आज चूर चूर होने वाली है। समय हो चला था। गैल्फ्रेडिक ने अपनी भारी भड़कम लंबी तलवार निकाली और चुनौती भरा इशारा किया। जवाब में यूजिन ने भी अपना छोटा खंजर उठा लिया। रेफरी का हाथ नीचे गिरते ही दोनों योद्धा बिजली की गति से एक दूसरे पर टूट पड़े। हवा में हथियारों के टकराने की चिंगारियां उठने लगीं। कुछ देर की भयंकर हाथापाई के बाद दोनों ने अपनी पूरी ताकत से एक दूसरे को पीछे धकेल दिया। गैल्फ्रेडिक जानबूझकर पीछे हट रहा था और अपनी तलवार से यूजिन को उकसा रहा था। यूजिन एक पल के लिए ठिठका, उसकी चाल को समझा और फिर से एक जंगली जानवर की तरह उस पर टूट पड़ा। दर्शक दीर्घा से लाबान खुशी से चिल्लाया, वाह, यूजिन नाइट सच में कमाल का है। वो गैल्फ्रेडिक जैसे पहाड़ को टिकने नहीं दे रहा। लेकिन पटेक, जिसकी नजरें ज्यादा तेज थीं, ने फुसफुसाते हुए कहा, बेवकूफ मत बनो। गैल्फ्रेडिक सिर्फ उसके पानी की गहराई नाप रहा है। वो जानबूझकर पीछे हट रहा है ताकि इस नए लड़के की तकनीक समझ सके। मैदान के बीचों बीच गैल्फ्रेडिक यूजिन के हर वार को आसानी से रोक रहा था। वो मन ही मन हैरान था। इसकी तलवारबाजी तो बिल्कुल साधारण है, कोई फिक्स्ड स्टाइल नहीं, कोई स्कूल नहीं, कोई पैतरा नहीं, लेकिन इसके अंदर ये अजीब सी बेलगाम और खौफनाक ऊर्जा कहां से आ रही है। कुछ और राउंड के बाद गैल्फ्रेडिक हंसा, तुम किसी भी एंगल से नाइट नहीं लगते। तुम्हारी चालों में कोई बुनियाद नहीं है। साफ पता चलता है कि तुमने कभी सही ट्रेनिंग नहीं ली, बस अपनी कच्ची ताकत के भरोसे हवा में हाथ पैर मार रहे हो। वैम्पायर की ठंडी आंखों में कोई भाव नहीं था। उसने सिर्फ इतना कहा, बकवास कम कर और लड़। अगर तुम मुझे हरा दोगे तो मैं हमेशा के लिए चुप हो जाऊंगा। गैल्फ्रेडिक ने दहाड़ते हुए अपनी पूरी अमानवीय ताकत से यूजिन पर एक प्राण घातक प्रहार किया। यूजिन ने अपने छोटे खंजर से बचाव किया, लेकिन गैल्फ्रेडिक कोई नौसिखिया नहीं था। उसने तुरंत अपनी चाल बदली और अपनी विशाल तलवार से यूजिन के खंजर को जमीन की तरफ जोर से दबा दिया। जैसे ही खंजर दबा, गैल्फ्रेडिक ने अपनी पूरी ताकत से एक घूमता हुआ प्रहार किया। यूजिन ने उसे रोका जरूर, लेकिन गैल्फ्रेडिक की ताकत सच में उसकी ख्याति से भी ज्यादा भयानक थी। उस एक वार के झटके से यूजिन हवा में उड़ता हुआ 10 कदम दूर जाकर धूल में गिर पड़ा। दूर खड़े बेल्ट की बाछें खिल गईं। उसे लगा खेल खत्म, लड़का बेहोश हो गया। लेकिन तभी उस उड़ती हुई धूल के बीच से वो वैम्पायर किसी बंदूक से छूटी हुई गोली की रफ्तार से बाहर निकला और फिर से गैल्फ्रेडिक पर टूट पड़ा। इतनी जल्दी और इतनी भयंकर रफ्तार से हुए इस पलटवार ने गैल्फ्रेडिक के पसीने छुड़ा दिए। लेकिन असली खौफ तो उसे तब महसूस हुआ जब उसने देखा कि यूजिन ठीक उसी की चालों की, उसी के पैतरों की हूबहू नकल कर रहा है।
गैल्फ्रेडिक का दिमाग सुन्न पड़ गया कि क्या दुनिया में कोई इंसान इतनी जल्दी सीख सकता है। यूजिन ने उसी की चाल चलते हुए उसकी तलवार को दबाया और काउंटर अटैक के लिए तैयार हुआ, लेकिन गैल्फ्रेडिक ने भी अपनी जान बचाने के लिए पूरी ताकत झोंक दी और जवाबी हमला किया। धमाका! दोनों के अस्त्र एक अकल्पनीय ताकत के साथ टकराए और हवा में चिंगारियों के तूफान के बीच दोनों की मजबूत तलवारें और खंजर कांच की तरह टूट कर बिखर गए। अगले ही पल दोनों ने अपने टूटे हुए हथियारों की मूठ फेंक दी और बिना किसी डर के नंगे हाथों से मल्ल युद्ध शुरू कर दिया। पूरी भीड़ की सांसें अटक गईं। सब जानते थे कि गैल्फ्रेडिक पैदाइशी रूप से एक दानव जितनी ताकत रखता है। एक बिना घर बार के साधारण लड़के का उसके सामने हाथों से लड़ना आत्महत्या के बराबर था। मैदान में गैल्फ्रेडिक भी अब अंदर से कांप रहा था। उस दुबले पतले शरीर से जो ताकत उसके हाथों पर पड़ रही थी वो किसी चट्टान से टकराने जैसी थी। उसे महसूस होने लगा कि इस लड़के की बाजुओं में उससे भी ज्यादा भयानक ताकत है। अपनी हार को सामने देख गैल्फ्रेडिक ने अपने तजुर्बे का इस्तेमाल किया। उसने चालाकी से एक कदम पीछे लिया और यूजिन को अपनी तरफ जोर से खींचा, जिससे यूजिन का संतुलन बिगड़ गया और वो आगे की तरफ झुक गया। गैल्फ्रेडिक ने हवा में अपनी मुट्ठी तानी और यूजिन के चेहरे की हड्डियां तोड़ने के लिए वार कर दिया। लेकिन एक वैम्पायर की फुर्ती को मात देना इंसान के बस की बात नहीं। यूजिन ने पलक झपकते ही अपना शरीर नीचे झुकाया और हवा में एक असंभव 1000 डिग्री का चक्कर काट लिया। गैल्फ्रेडिक की आंखें फटी की फटी रह गईं। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, यूजिन ने पलटी मारी और गैल्फ्रेडिक की ही चाल का इस्तेमाल करते हुए उसे अपनी तरफ पूरी ताकत से खींच लिया। हवा में खींचते ही वैम्पायर ने अपनी वो मुट्ठी जिसमें जंगल के राजा की ताकत समाई थी गैल्फ्रेडिक के सिर पर दे मारी। गैल्फ्रेडिक समझ चुका था कि इस लड़के की चालें परफेक्ट नहीं है, लेकिन इसके अंदर जिंदा रहने की वो खूंखार चाहत और तुरंत सीखने की क्षमता है जो किसी भी तकनीक पर भारी है। अब गैल्फ्रेडिक के पास बचने का कोई रास्ता नहीं था। वो घूसा इतना विध्वंसक था कि गैल्फ्रेडिक का भारी शरीर हवा में एक तिनके की तरह उड़ता हुआ दूर गया और एक मोटी पत्थर की दीवार से टकराकर ही रुका। वो वहीं जमीन पर गिरा और तुरंत बेहोश हो गया। पूरे प्रैक्टिस ग्राउंड में शमशान जैसी शांति छा गई। किसी को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। जब रेफरी ने कांपती आवाज में यूजिन को विजेता घोषित किया, तब जाकर मानो पूरे मैदान में गगनभेदी जयकारों का ज्वालामुखी फट पड़ा। कुछ ही देर में गैल्फ्रेडिक को होश आया। वो हाफता हुआ तेज कदमों से वैम्पायर की तरफ बढ़ा। भीड़ के शोर में यूजिन को पता भी नहीं चला और गैल्फ्रेडिक ने आकर उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। लेकिन ये कोई हमले की तैयारी नहीं थी। उस दिग्गज योद्धा ने एक यादगार पल की तरह यूजिन का हाथ हवा में ऊंचा उठा दिया और पूरी ताकत से चिल्लाया, आओ आज के असली विजेता के लिए फिर से ताली बजाएं। पूरा मैदान उनके सम्मान में गूंज उठा। सिर्फ एक कोने में खड़ा बेल्ट, जो उन्हें बेइज्जत होते देखना चाहता था, अब खौफ और गुस्से से थर-थर कांप रहा था। मुकाबले के बाद रात को यूजिन को किले के सबसे शानदार बैठक कक्ष में शाही दावत के लिए बुलाया गया। मेज पर दुनिया भर के लजीज पकवान सजे थे और 3-4 नौकर हाथ बांधे उसकी सेवा में खड़े थे। लेकिन वह बेवकूफ इंसान क्या जाने कि एक अमर वैम्पायर को इस इंसानी सड़े हुए खाने की कोई जरूरत नहीं होती। इंसानी खाना उसके लिए जहर के समान था, जो उसके शरीर को अंदर से खराब कर सकता था। वैम्पायर ने अपने ठंडे और शाही अंदाज में नौकरों से कहा, मुझे खाना अकेले में खाना पसंद है, यहां से चले जाओ। उसने ये भी आदेश दिया कि कमाला को बता दिया जाए कि उसे एकांत पसंद है। अगली सुबह जब सूरज की किरणें किले पर पड़ी तो सब कुछ बदल चुका था। कमाला ने उसे देखते ही गर्व से सीना चौड़ा करके कहा, अरे ये रहा मेरा सबसे काबिल आदमी, नाइट यूजिन। कल की जीत ने कमाला का कद रातों रात बढ़ा दिया था। जब वो किले में आगे बढ़ा तो कल तक उस पर शक करने वाला लाबान रास्ते में रुककर पूरी तरह झुककर उसे सलाम ठोक रहा था। और तो और कल का खूंखार प्रतिद्वंदी गैल्फ्रेडिक उसके पीछे पीछे दौड़ा चला आ रहा था। उसने बिना किसी गुरूर के यूजिन के सामने प्रस्ताव रखा कि वो उसके साथ भाईचारा करना चाहता है। उस इंसान को इस बात से रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ता था कि यूजिन असली नाइट है भी या नहीं। उसके लिए तो बस ये मायने रखता था कि उसे इस खूंखार और ताकतवर योद्धा के साथ फिर से तलवारें टकराने का मौका मिले।
उस एक रात के खौफनाक खेल ने किले में मौजूद हर एक इंसान के मन से शक के सारे बादल हमेशा के लिए चीर कर रख दिए थे। अब वहां सिर्फ एक नाम था और वो था खौफनाक और अजय नाइट यूजिन। तभी पीछे से किसी ने उस वैम्पायर का नाम पुकारा। जब सबने पीछे मुड़कर देखा तो वे हैरान रह गए। ये वही फिलिप था जिसे वैम्पायर कुछ दिन पहले वहां छोड़ गया था। बाद में पता चला कि बेल्ट उसे ले गया था और उसके साथ बहुत बुरा बर्ताव किया था। अब बेल्ट उस फिलिप को नए गुप्त नगर पर हमला करने वाली टुकड़ी में जबरन शामिल करना चाहता था। साफ था कि बेल्ट की साजिश फिलिप को उसी गुप्त नगर में मरवाने की थी, ताकि संपत्ति की वारिसी के लिए एक प्रतिद्वंद्वी कम हो जाए। कुछ देर सोचने के बाद वैम्पायर ने फैसला किया कि फिलिप उसका अनुयायी बनेगा, तभी वो उसकी रक्षा कर सकता है। जल्द ही गुप्त नगर का दरवाजा खुलने का दिन आ गया। इस बार टुकड़ी की अगुवाई सबसे अनुभवी नाइट गैल्फ्रेडिक कर रहा था। उसने सबको चेतावनी दी कि अनुमान के मुताबिक शुरुआत में सबसे आम राक्षस गॉब्लिन मिलेंगे और आखिर में ट्रोल या विशाल मकड़ी जैसे बड़े राक्षस हो सकते हैं। उनका काम आखिरी मंजिल के राक्षस तक पहुंचना था, लेकिन अगर कोई अकल्पनीय और खतरनाक राक्षस सामने आ जाए तो तुरंत वापस लौटना ही सही रणनीति थी। पीछे चल रहे बेल्ट के किराए के सिपाही आपस में फुसफुसा रहे थे कि जैसे ही निचले स्तर के राक्षस खत्म होंगे वे आगे नहीं बढ़ेंगे। पहली बार किसी गुप्त नगर पर हमला करना जान जोखिम में डालना था। फायदा भले ही ज्यादा हो, लेकिन उन्हें पता था कि आगे लड़ने वाले नाइट पीछे वालों की सुध नहीं ले पाएंगे। तभी बेल्ट अचानक उनके पीछे आ धमका और गुर्राते हुए पूछा कि फिलिप कहां है। सिपाहियों ने डरते हुए बताया कि सुबह वह कमाला के पास गया था। बेल्ट का गुस्सा भड़क उठा। क्या वह मेरी बात भूल गया? जल्दी से अपना बस्ता उठाए और अपनी जगह पर खड़ा हो जाए। बेल्ट की यह डांट सुनकर फिलिप खौफ के मारे सांस भी नहीं ले पा रहा था। जब फिलिप कुछ नहीं बोल पाया तो बेल्ट ने आगे बढ़कर उसकी बाह पकड़ी और उसे घसीटने लगा, लेकिन तभी वैम्पायर बीच में आ गया। उसने बेल्ट का हाथ कसकर पकड़ लिया और पूछा, एक ऐसे बच्चे को जिसने कभी हथियार तक नहीं उठाया, उसे गुप्त नगर में भेजने का ख्याल तुम्हारे दिमाग में कैसे आया? बेल्ट ने अपना हाथ झटकते हुए कहा कि वह सिर्फ अपने भाई को अभ्यास कराना चाहता है और वैम्पायर को अपनी औकात में रहना चाहिए। यह सुनकर वैम्पायर ने कहा, औकात में रहने की जरूरत तुम्हें है। कल से फिलिप मेरा अनुयायी है। यहां मौजूद सभी लोग इसके गवाह हैं। अब हमारा रिश्ता खून से भी गहरा है। अगर किसी ने उसे एक उंगली भी लगाई तो समझो उसने मुझे चुनौती दी है। क्या गुप्त नगर में जाने से पहले थोड़ी कसरत करना चाहोगे? ये कहते हुए वैम्पायर ने अपने अंगूठे से अपने खंजर को हल्का सा धकेला, जिससे एक साफ आवाज आई। बेल्ट उस वैम्पायर की ताकत जानता था, इसलिए उसकी आगे उलझने की हिम्मत नहीं हुई और वह शर्मिंदगी में वहीं खड़ा रह गया। तभी कमाला वहां आ पहुंचा और बहस का माहौल खत्म करते हुए फिलिप को अपने साथ ले गया। जल्द ही यह सूचना आई कि आसपास के इलाके की जांच हो चुकी है और अभी तक गुप्त नगर से कोई भी राक्षस बाहर नहीं आया है। यह सुनते ही गैल्फ्रेडिक ने टुकड़ी को आगे बढ़ने का हुक्म दे दिया। भारी कदमों की धमधम के साथ वह विशाल टुकड़ी उस अनजान गुप्त नगर के अंदर दाखिल हो गई, लेकिन अंदर घुसते ही उन पर गॉब्लिनों के एक झुंड ने हमला कर दिया। हालांकि गैल्फ्रेडिक सबसे आगे था और वो आसानी से मुकाबला कर रहा था, लेकिन पीछे चल रहे किराए के सिपाहियों में चीख पुकार मच गई। गैल्फ्रेडिक की बनाई हुई रणनीति पल भर में बिखर गई। गनीमत यह रही कि वैम्पायर के साथ आए सिपाहियों ने तुरंत मोर्चा संभाल लिया, जिससे गॉब्लिनों का बड़ा हमला रुक गया। फिर ढाल वाले सिपाहियों ने आगे बढ़कर टुकड़ी को सांस लेने का मौका दिया। जैसे ही हमला कम हुआ, बेल्ट के किराए के सिपाही वहां से भागने लगे, लेकिन थोड़ी ही दूर जाने के बाद जब उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो आने वाला रास्ता गॉब्लिनों ने पूरी तरह बंद कर दिया था। खौफ के मारे वे घुटनों के बल बैठ गए और मौत का इंतजार करने लगे। तभी अचानक उनके पीछे से कुछ छुड़े आए और उनके सामने खड़े गॉब्लिनों को मार गिराया। गैल्फ्रेडिक वहां पहुंचा और उन्हें बेवकूफ कहते हुए झिड़का कि ऐसे वक्त में सबको एक साथ रहना चाहिए। उसने उन्हें धकेलते हुए कहा, हथियार उठाओ और लड़ो। अपनी टुकड़ी की यह हालत देखकर गैल्फ्रेडिक को बहुत चिंता हुई।
उसे समझ आ गया था कि जल्दबाजी में इकट्ठा किए गए इन सिपाहियों में आपसी भरोसा नहीं है, इसलिए गुप्त नगर पर कब्जा करना मुश्किल होगा। वो ये सोच ही रहा था कि एक सिपाही ने आकर बताया कि गॉब्लिनों की एक और बड़ी फौज आ रही है और अब पीछे से भी हमला हो रहा है। वो परेशान ही था कि वैम्पायर ने तलवार निकाली और कहा, पीछे वाले गॉब्लिन मैं संभाल लूंगा। गेल्फ्रेडिक ने उसे रोका और कहा कि अकेले जाना खतरनाक है, कुछ आदमी साथ ले जाओ। लेकिन वैम्पायर ने उसकी बात नहीं सुनी और पीछे की गुफा में घुस गया। अंदर कुछ देर लड़ाई की आवाजें आई, फिर अचानक कोई चीज उड़कर बाहर आई। सबने ध्यान से देखा तो वो वैम्पायर का मास्क था। गेल्फ्रेडिक अब और इंतजार नहीं कर सका और तेजी से उस गुफा में घुस गया। अंदर जाकर देखा तो रास्ते भर गॉब्लिनों के कटे फटे शव पड़े थे। आखिर में गुफा के अंत में जब उसने वैम्पायर को सुरक्षित देखा तो चैन की सांस ली। उस समय वैम्पायर एक फूल पकड़े पटेक से पूछ रहा था, क्या यह चीज कीमती है? पटेक हैरान था कि वो इतनी आम चीज फ्लोरोसेंट घास को भी नहीं पहचानता। लेकिन गेल्फ्रेडिक का ध्यान इस बात पर था कि उस वैम्पायर ने अकेले ही गॉब्लिनों की पूरी फौज को मार गिराया था, जो शायद वो खुद भी नहीं कर पाता। इन गॉब्लिनों को खत्म करने के बाद सबने आराम करने के लिए एक जगह ढूंढी। सिपाहियों ने लड़ाई के मैदान की सफाई करके राक्षसों के पत्थर इकट्ठे किए। वैम्पायर ने देखा कि इतने सारे गॉब्लिन मारने के बाद भी उन्हें बहुत कम पत्थर मिले थे और उनका रंग भी नीला था। उसे याद आया कि जिस जंगल के राजा को उसने मारा था उसका पत्थर न सिर्फ लाल रंग का था बल्कि इनसे कहीं बड़ा भी था। मेरियन ने बताया कि पत्थरों की गुणवत्ता राक्षसों की ताकत और आकार पर निर्भर करती है। अच्छे पत्थरों के लिए बड़े राक्षसों को मारना पड़ता है। गुप्त नगर से भटककर जंगल में आने वाले राक्षस जैसे वो जंगल का राजा बहुत कम होते हैं और इतने ताकतवर होते हैं कि उनका खून और पत्थर पीने से आदमी बहुत ताकतवर बन सकता है। मेरियन की बात पूरी भी नहीं हुई थी कि दूर से राक्षसों की दहाड़ फिर सुनाई दी। गेल्फ्रेडिक ने तुरंत युद्ध के लिए तैयार होने का हुक्म दिया। उसने कहा कि वो और वैम्पायर सबसे आगे रहकर हमला करेंगे। यह सुनकर वैम्पायर ने कहा, मैं भी पहली बार गुप्त नगर में आया हूं, क्या तुम मुझे बैल समझकर हल जुतवाओगे? गेल्फ्रेडिक ने मुस्कुराते हुए कहा कि इस बार लाए गए सिपाही बहुत कमजोर हैं, इसलिए हम दोनों को ही मेहनत करनी पड़ेगी। गेल्फ्रेडिक ने बताया कि अब उनका सामना आधे इंसान से होगा। ये राक्षस अकेले लड़ने में माहिर होते हैं और इनकी बुद्धि भी तेज होती है। सारे गॉब्लिन इन्हीं के इशारे पर काम कर रहे थे। अगर वे इन आधे इंसानों को खत्म कर दें तो उनका काम पूरा हो जाएगा। इससे आगे गुप्त नगर का केंद्र था, जहां बहुत डरावने और बड़े राक्षस रहते थे। गेल्फ्रेडिक की बातों से वैम्पायर को अंदाजा हो गया कि जो जंगल का राजा उसने मारा था वो शायद बड़े राक्षसों में से एक था। उसका थोड़ा सा खून पीकर ही वो इतना ताकतवर बन गया था। अब उसे उत्सुकता हो रही थी कि अगर वो किसी और बड़े राक्षस का खून पी ले तो क्या होगा। वैम्पायर ने सामने अंधेरे से आने वाली आहटों को ध्यान से सुना और गेल्फ्रेडिक को बताया, पैरों की आवाज से लगता है कि करीब 50 आदमी हैं, लगभग 100 मीटर दूर, और सबसे पीछे 3 बड़े जानवर हैं। गेल्फ्रेडिक मुस्कुराया और एक भाला उसकी तरफ बढ़ाते हुए पूछा कि क्या वो इसे आजमाना चाहेगा। वैम्पायर ने भाला लिया, थोड़ा पीछे झुका और जोर से उस आवाज की दिशा में फेंक दिया। 2.5 सेकंड में ही वो भाला 100 मीटर दूर जाकर एक आधे इंसान के सिर में जा लगा। दूर से उसकी चीख सुनते ही सबने अपने हथियार निकाल लिए और हमला बोल दिया। वैम्पायर सबसे आगे था। गेल्फ्रेडिक ने सिपाहियों को पीछे से साथ देने का हुक्म दिया, लेकिन इससे पहले कि वे आगे बढ़ पाते, वैम्पायर ने तलवार से ऐसा वार किया कि एक बड़ा सा आधा इंसान 8 टुकड़ों में कट गया। अगले ही पल वह उछलकर दूसरे आधे इंसान के सामने जा पहुंचा और एक ही वार में उसकी आंख 2 हिस्सों में काट दी। जैसे ही वह दर्द से अंधा हुआ, वैम्पायर ने मौका पाकर उसके सिर पर छलांग लगा दी। जब राक्षस को पता चला कि वह उसके सिर पर है तो उसने हाथ बढ़ाकर उसे पकड़ना चाहा, लेकिन वैम्पायर ने उसकी उंगलियां काट दी। उसे कोई मौका न देते हुए वैम्पायर ने पलटकर अपना चाकू उसकी कनपटी में घोंप दिया। उसके शरीर से खून का फव्वारा निकला, जिसे देखकर वैम्पायर खुद को रोक नहीं सका और उसने उसे चाट लिया। जब तक वो ये सब करके नीचे उतरा तब तक सारे सिपाही पीछे से आ पहुंचे थे। उसके इस करतब को देखकर उनके दिल दहल गए। उस दिन उन्हें पता चल गया कि नाइट
ताकत का प्रतीक क्यों होते हैं। लेकिन फिर उन्हें अजीब लगा, क्योंकि खून का स्वाद लेने के बाद वैम्पायर ने अपना हाथ उस आधे इंसान के सिर में डाला और जोर से खींचकर उसकी रीढ़ की हड्डी समेत उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। ये देखकर सब रुक गए। उन्हें लगा कि वो नाइट नहीं, बल्कि जंगल में सदियों से रहने वाला कोई खूंखार जानवर है। एक और भीषण लड़ाई के बाद सारे सिपाही थक गए और उनमें से आधे से ज्यादा घायल हो चुके थे। गैल्फ्रेडिक ने हालात देखकर समझ लिया कि टुकड़ी अब आगे नहीं जा सकती। उसने वैम्पायर से कहा कि काम पूरा हो गया है, अब सामान लेकर लौट चलना चाहिए। वैम्पायर ने कहा कि उसके अंदर अभी भी ऊर्जा है और वह आगे देखना चाहता है। जो लौटना चाहे वे लौट सकते हैं। गैल्फ्रेडिक ने बिना सोचे कहा कि वह भी उसके साथ चलेगा। ये सुनकर सिपाहियों के होश उड़ गए। उस आदमी ने सिर्फ तलवार निकालने की एक आम चाल से उस राक्षस को मार गिराया था, जिसे सैकड़ों आदमी नहीं हरा सकते थे। उन्हें नहीं पता था कि कुछ दिन पहले वो सिर्फ एक कमजोर वैम्पायर था और जंगल के राजा का खून पीकर ही उसने ये ताकत पाई थी। सिपाहियों की हालत खराब होने के कारण वैम्पायर ने उन्हें वापस जाने का हुक्म दिया और सिर्फ 2 आदमियों को साथ लेकर गुप्त नगर में आगे बढ़ गया। गैल्फ्रेडिक सोच रहा था कि यह आदमी आसानी से आगे के खतरों का सामना कर लेगा। वो ये सोच ही रहा था कि अचानक उसे लगा कि उसका पैर किसी चीज पर पड़ा है। नीचे देखा तो वो मकड़ी थी। ऊपर देखते ही उसके होश उड़ गए। उनके ठीक ऊपर अनगिनत छोटी बड़ी मकड़ियां बैठी थी। ये मकड़ियां जहरीले जाल से शिकार को पिघलाकर खा जाती थीं। गैल्फ्रेडिक ने हथियार निकाल लिए। पटेक बचाव कर रहा था, लेकिन लाबान जमीन पर गिर गया। जैसे ही एक मकड़ी लाबान के सिर पर जहर उगलने को तैयार हुई, वैम्पायर ने पलटकर उसे 2 टुकड़ों में काट डाला। फिर उसने मुड़कर मकड़ियों की भीड़ पर हमला कर दिया और कुछ ही देर में सारी मकड़ियां खत्म कर दी। ये देखकर लाबान ने अपनी जान बचाने वाले की तारीफ की और पटेक की तरफ देखा, लेकिन पटेक के पैर कांप रहे थे और आंखें फटी थीं, क्योंकि उसने एक भटका हुआ राक्षस देख लिया था। यह राक्षस देखने में ही उस इलाके का मुखिया लग रहा था। पटेक ने होश में आते ही भागने को कहा, लेकिन उन्हें हैरानी हुई जब वैम्पायर ने उन्हें पीछे हटने को कहा और बोला कि यह मकड़ी उसका शिकार है। उस समय वैम्पायर के अंदर से निकली गुस्से की लहर ने पटेक और लाबान दोनों के दिनों को झकझोर दिया। उनके दिमाग में बस एक बात थी, भागो। उन्हें भागते देख मेरियन ने कहा कि वे दोनों उसके सामने झुक गए। वैम्पायर ने पूछा कि क्या ये बड़ी मकड़ी और वो जंगल का राजा एक ही लेवल के राक्षस हैं? मेरियन ने कहा कि ये मकड़ी उस जंगल के राजा से भी ज्यादा ताकतवर लगती है। ये सुनकर वैम्पायर ने पूछा कि क्या इसका पत्थर भी उससे बड़ा होगा? वो जानने को बेकरार था कि इसे पीने के बाद क्या होगा। तभी उस बड़ी मकड़ी ने एक जोरदार चीख निकाली। वैम्पायर ने तलवार उठाई और कुछ ही देर में उस लड़ाई को खत्म कर दिया। गुप्त नगर से बाहर आने के बाद कमाला ने एक शानदार जश्न रखा। दावत के दौरान वैम्पायर ने देखा कि एक छोटी मकड़ी उसके प्याले में गिरने वाली थी। उसने उंगली घुमाकर एक पतला सा धागा निकाला और उसे हवा में ही 2 टुकड़ों में काट डाला। उस बड़ी मकड़ी का पत्थर निगलने के बाद उसे भेष बदलने की ताकत मिल गई थी। अब वह अपनी त्वचा को काले रंग में बदलकर फिर वापस इंसानी त्वचा में बदल सकता था, जिससे वह धूप में भी घूम सकता था। जश्न में मौजूद लड़कियों ने उसे बिना मास्क के देखा तो वे उसके पास जमा हो गईं और उस मकड़ी वाली लड़ाई की कहानी सुनना चाहने लगी। किसी ने पूछा कि क्या यह खूबसूरती एल्स के खून की वजह से है? वैम्पायर ने मन ही मन सोचा कि वह एक वैम्पायर है जो नाइट बना है और अब लोग उसे एल्स भी समझ रहे हैं। यह बातचीत पीछे खड़े गैल्फ्रेडिक ने सुनी। वह दौड़ता हुआ आया और बोला, अब तो सब साफ हो गया। उसने बताया कि उसे वैम्पायर के कानों पर शक था, जो जंगली कुत्ते जैसे तेज थे, और 100 मीटर दूर अंधेरे में भाले से निशाना साधने से उसे यकीन हो गया था कि इसके अंदर एल्व्स का खून है। एल्व्स की बात सुनकर लड़कियों का आकर्षण और बढ़ गया। गैल्फ्रेडिक ने पूछा कि जब उसकी शक्ल इतनी खूबसूरत है तो वह मास्क क्यों पहनता था? वैम्पायर ने थोड़ा उनकी तरफ झुककर शांति से कहा, मुझे ज्यादा लोगों के सामने आना पसंद नहीं है।
उसकी इस एक हरकत ने उन लड़कियों को पागल कर दिया और वे सब आपस में लड़ने लगी कि आज रात वह किसके कमरे में जाएगा। उनका उस पर पूरा यकीन देखकर वैम्पायर ने मन ही मन सोचा, शाबाश, ये तरीका काम कर गया। अब अगर कोई मुझ पर शक करेगा तो मैं एल्व्स के खून का बहाना मार सकता हूं। असल में इस बार पत्थर खाने से उसे सिर्फ नई ताकत ही नहीं मिली थी, बल्कि उसके शरीर पर बने 8 में से एक निशान भी गायब हो गया था और उसे अपनी कुछ खोई हुई यादें भी वापस मिल गई थी। उन यादों में वह किसी अनजान जगह पर लेटा हुआ था और एक मुलायम हाथ उसका हाथ पकड़े हुए था। अब उसे यह भी यकीन नहीं था कि यह उसकी असली याद है या नहीं। वह यह सोच ही रहा था कि अचानक किसी के चिल्लाने की आवाज ने उसके विचार तोड़ दिए। मुड़कर देखा तो पता चला कि गैल्फ्रेडिक लाबान का गला पकड़कर उसे तंग कर रहा था और लाबान तड़प रहा था। गैल्फ्रेडिक मजाक करते हुए बोला, उस वक्त तुम मुझे छोड़कर क्यों भाग गए थे? लाबान हंसते हुए बोला, तुम इंसान हो ही नहीं। एक आम आदमी उस राक्षस को देखकर ऐसे कैसे खुश हो सकता है? उनकी ये हरकतें देखकर वैम्पायर के मन में तरह तरह के विचार आ रहे थे। वो जानना चाहता था कि वैम्पायर बनने से पहले वो आखिर था क्या। शायद इसका जवाब तभी मिलेगा जब उसके शरीर के सारे निशान मिट जाएंगे। जश्न खत्म होने के बाद उन सबको डेविन स्वामी के कमरे में बुलाया गया। गैल्फ्रेडिक ने सबसे पहले झुककर अपना परिचय दिया। मैं गैल्फ्रेडिक परिवार का तीसरा बेटा क्लेमा हूं। फिर वैम्पायर ने भी उसी तरह झुककर कहा, मैं यूजन परिवार का सबसे बड़ा बेटा हूं। डेविन स्वामी ने उनका शुक्रिया अदा करने के बाद वैम्पायर को एक छोटा सा डिब्बा दिया जिसमें डेविन परिवार द्वारा उसे फिर से नाइट घोषित करने के कागजात थे। हालांकि डेविन स्वामी को यह समझ नहीं आया कि वो पहले से ही नाइट होते हुए ये कागजात क्यों मांग रहा है, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि उसका नाइट होना नकली था। अब इन कागजातों की बदौलत उसे अपना भेष बनाए रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अचानक डेविन स्वामी को जोर से खांसी आने लगी तो कमाला तुरंत आगे बढ़ा। डेविन कांपती आवाज में बोले, मुझे सिर्फ उस बच्चे की चिंता है, उसकी महत्वाकांक्षा बहुत बड़ी है। कमाला ने कहा, पिताजी आप इसकी चिंता मत करो, मैं इस इलाके को अच्छे से संभालूंगा और इसे दिन ब दिन फलता फूलता देखूंगा। डेविन ने उससे कहा, इलाका तो बस मिट्टी है, असली चीज होते हैं वहां के लोग और वो नेता जो उनका मार्गदर्शन कर सके। ये आखिरी बात कहकर डेविन स्वामी ने हमेशा के लिए आंखें बंद कर ली। वैम्पायर नहीं जानता था कि डेविन कैसा इंसान था, लेकिन इतने सारे लोगों को उसके लिए रोते देख उसे लगा कि वो एक अच्छा शासक रहा होगा। हालांकि सबके दिलों में यही भावना नहीं थी। जैसे कि उस कोने में छिपा बेल्ट जो अपनी नाकामयाब योजनाओं पर गुस्से से कांप रहा था। अंतिम संस्कार के बाद क्लेमा अपने इलाके वापस जाने की तैयारी करने लगा। जाते जाते उसने वैम्पायर से पूछा, क्या तुम मेरे साथ चलोगे? हम मिलकर कुछ बड़ा करेंगे। वैम्पायर ने कहा, मुझे गुप्त नगर खुलने का मौका मिला है, इसलिए मैं एक बार फिर वहां जाना चाहता हूं। यह सुनकर क्लेमा ने सिर खुजलाते हुए कहा, बहुत अफसोस की बात है। फिर हाथ बढ़ाकर बोला, उम्मीद है अगली बार जब हम मिलेंगे तो दोस्त ही रहेंगे। क्लेमा को विदा करने के बाद वैम्पायर और उसके साथी भी चलने की तैयारी करने लगे, लेकिन उससे पहले उन्हें एक घोड़ा खरीदना था। नाइट होकर कोई घोड़ा ना हो ये तो ठीक नहीं, साथ ही गुप्त नगर से लाए गए सामान को भी बेचना था। जब लाबान वो सामान लेकर बाजार पहुंचा तो लोगों की भीड़ लग गई। उन्होंने कभी किसी एक आदमी को गुप्त नगर से इतना सारा सामान एक साथ निकालते नहीं देखा था। नतीजा ये हुआ कि व्यापारियों के मुंह पर वैम्पायर का नाम इतना बढ़ा चढ़ाकर फैलने लगा कि हद हो गई। उस समय वो व्यापारी संघ के ऑफिस में बैठा था। उसके सामने बैठे आदमी ने अपना परिचय विमोल बताया और कहा कि वह पेलिंग व्यापारी संघ का मेंबर है और उसके सामान का काम देखेगा। हालांकि पाटेक ने उसे पहले ही किसी संघ से मिलवाने की बात कही थी, लेकिन वह इस बात को लेकर संशय में था। लेकिन अब वह उसे इतने बड़े संघ से मिलवा रहा था, इसलिए उसने उसका सुझाव मान लिया। इंसानी समाज से अनजान होने के कारण उसे पाटेक जैसे आदमी की सख्त जरूरत थी। वे कीमतों पर बात करने ही वाले थे कि अचानक एक सफेद बालों वाला बूढ़ा आदमी कमरे में घुस आया। उसे देखकर पाटेक ने धीरे से बताया कि अब मुश्किल हो गई है। ये आदमी पेलिंग व्यापारी संघ के उपाध्यक्ष का सेक्रेटरी ग्रेयर है, जिसका पद विमोल से कहीं ऊंचा है। शायद ये उनके सामान की कीमत कम करवाने आया था।
विमोल ने भी समझ लिया कि ग्रेयर उसके इस सौदे को छीनना चाहता है, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ बोलता, ग्रेयर ने उसे कॉन्ट्रैक्ट न होने की दुहाई देकर धक्का देकर हटा दिया। फिर वो आगे बढ़ा और वैम्पायर से पूछा, तुम ही वो यूजिन नाइट हो जिसने गुप्त नगर में अकेले ही राक्षस का सिर तोड़ा, फिर उसके मुखिया को भी हराया और इतना सारा सामान बाहर निकाल लाया। वैम्पायर के चुप रहने पर उसने सोचा कि वो सामान की कीमत बढ़ाने के लिए ये सारी कहानियां गढ़ रहा है। उसके दिमाग में वो भी बाकी नाइट्स की तरह सिर्फ ताकत के घमंड में चूर एक उतावला नौजवान था। उसने कहा कि पेलिंग व्यापारी संघ के उपाध्यक्ष उससे एक कॉन्ट्रैक्ट पर बात करना चाहते हैं। अचानक ग्रेयर के पूरे शरीर में एक कंपकपी दौड़ गई। जब उसने वैम्पायर के दबाव को महसूस किया और समझ गया कि वह कोई आम आदमी नहीं है, तब उसने अपना रवैया बदला और अपना परिचय दिया। उसने कहा कि यह उसके लिए एक अच्छा मौका है। वैम्पायर ने बिना कोई एक्सप्रेशन बदले पूछा, कैसा मौका? ग्रेयर कांपते हुए बोला, वह मौका जहां तुम इस सामान को बेहतर शर्तों पर बेच सकोगे। वैम्पायर ने फिर वही बात दोहराई, बेहतर शर्तों पर? ग्रेयर के माथे पर अब पसीना आ गया था। वह उस अजीब दबाव को झेलता हुआ बोला, हमारे उपाध्यक्ष खुद तुमसे बात करेंगे। वैम्पायर ने फिर वही बात दोहराई, उपाध्यक्ष? हालात बिगड़ते देख ग्रेयर घबराकर माफी मांगने लगा और बोला कि उसका ऐसा कोई इरादा नहीं था। जब वैम्पायर ने पूछा, तुमने मेरा क्या बिगाड़ा है, तो ग्रेयर की हिम्मत ही टूट गई और वह कमरे से भाग गया। यह देखकर विमोल की खुशी का ठिकाना ना रहा। उसे लगा कि वैम्पायर ने उसकी खातिर उपाध्यक्ष का कॉन्ट्रैक्ट भी ठुकरा दिया। लेकिन वैम्पायर बड़ी बेबसी से पाटेक से पूछ रहा था, मैंने ऐसा क्या किया? वहां एक कवच रोज सबसे शानदार शोकेस में रखा जाता था, लेकिन दशकों बीत जाने के बाद भी वो यूं ही धूल खा रहा था। कोई इसे हाथ लगाने की हिम्मत नहीं करता था, क्योंकि इस छोटे से कस्बे में इसकी ऊंची कीमत किसी खगोलीय आंकड़े से कम नहीं थी। यह तब की बात है जब एक नाइट इस शहर से गुजरा और उसने इस कवच को पसंद कर लिया। हालांकि वो एक रईस था और कुछ समय पहले ही एक डंजन पर जीत हासिल करके भारी इनाम राशि पाई थी, लेकिन लेबल पर कीमत देखने के बाद वो चुपचाप 2 कदम पीछे हट गया। वो खुद आधे महीने पहले तक एक बदसूरत और कमजोर वैम्पायर हुआ करता था। जान जोखिम में डालकर किंग ऑफ फॉरेस्ट का खून पीने के बाद ही उसने ये शक्तिशाली ताकत हासिल की थी। उसके बाद नाइट बनकर डंजन में घुसा और वहां एक लॉर्ड लेवल के ऑगरे का भी खून पी लिया। लेकिन नई दुनिया में कदम रखते ही उसने अपने पास के सारे पैसे और इनाम की राशि उड़ा दी थी। तभी रैन भागता हुआ आया और बोला कि शहर के बाहर बड़ी संख्या में बंजारे इकट्ठे हो रहे हैं। अच्छा हुआ कि लोकल मैरिन गिल ने मुश्किल से उनका मुकाबला किया, नहीं तो वे शहर में घुस आते। पैट्रिक ये सुनते ही बोला कि उन्हें भी इस अभियान में हिस्सा लेना चाहिए। यह सुनकर वैम्पायर ने हैरान होकर उससे वजह पूछी। रैन ने बताया कि इस तरह के अभियान डंगन की तरह नहीं होते, इनमें कोई एंट्री फीस नहीं देनी होती और मैरिन एक कैपिटलिस्ट ट्रेडिंग सिटी है। यहां लूट का माल मिले तो उसे सीधे बेचा जा सकता है और ढुलाई का खर्च बच जाता है। सीधे शब्दों में कहें तो पैसा कमाने का यह सुनहरा मौका था। पैसा कमाने की बात सुनते ही वैम्पायर ने बिना किसी हिचकिचाहट के करवट ली और शहर के बाहर की ओर बढ़ गया। लेकिन वह कुछ ही कदम आगे बढ़ा था कि अचानक एक आदमी ने आकर उन्हें रोक लिया। मुड़कर देखा तो वह ग्रेयर था, जो पहले उससे सौदा करना चाहता था। इस बार उसके आने का मकसद एक काला घोड़ा उसे भेंट करना था। वैम्पायर ने देखा कि घोड़े का कोट एकदम काला था और उसकी मांसपेशियां एकदम क्लियर नजर आ रही थीं। वह घोड़ों का एक्सपर्ट ना सही, लेकिन इतना समझ गया कि यह बेहतरीन ब्रीड का घोड़ा है। पता नहीं उसका क्या मकसद था, लेकिन एक नाइट होने के नाते उसे एक अच्छे घोड़े की जरूरत थी। इसलिए वह सीधे उस पर सवार हुआ और चलता बना। उसी समय मैरिन के ईस्टर्न आउटस्कर्ट्स के जंगल में 2 हथियारबंद लोग अपने शिकार का मजा ले रहे थे। अचानक पीछे से घोड़े की तेज टापों की आवाजें सुनकर वे झटके से मुड़े, लेकिन वैम्पायर ने उन्हें ज्यादा रिएक्ट करने का समय न देते हुए एक ही वार में उनके सिर काट दिए। यह देखकर मैरियन बोला कि लगता है मैरिन गिल के ज्यादातर एडवांस सैनिक मारे जा चुके हैं। वैम्पायर ने कहा कि यह तो उसके लिए और भी अच्छा है, क्योंकि उसे लूट का माल बांटने की आदत नहीं है। वो कुछ देर और तेजी से बढ़ा तो एक खुली जगह पर कुछ ऑगरे नजर आए। वे उस वक्त एक सुनहरे बालों वाले नाइट पर अटैक कर रहे थे।
हालांकि वो नाइट जोर जोर से चिल्ला रहा था कि शहर में घुसने से पहले उसकी लाश को पार करना होगा, लेकिन ऑगरे की एक दहाड़ से उसके सफेद घोड़े की पेशाब निकल गई। अगले ही पल उस घोड़े ने उसे पीठ से उतार फेंका और भाग खड़ा हुआ। बेचारा नाइट अकेला ही सब ऑगरे के सामने रह गया। जैसे ही एक ऑगरे का कुल्हड़ा उस पर पड़ने को हुआ, अचानक दूर से एक भाला आकर उस ऑगरे के सिर में जा लगा। नाइट ने पीछे मुड़कर देखा तो वैम्पायर तलवार लिए उसकी ओर दौड़ रहा था। उसके पास आकर उसने एक और वार से एक ऑगरे का सिर काट गिराया। फिर कुछ ही वार में उसके आसपास के सभी ऑगरे के टुकड़े टुकड़े कर दिए। लेकिन जैसे ही वो उठकर उसका शुक्रिया अदा करने और नाम पूछने ही वाला था, एक और ऑगरे दूर से अटैक करने दौड़ा। वैम्पायर ने कोई बेकार की बात न करते हुए अपनी तलवार उठाकर उस पर दे मारी। उसके पंजे उस नाइट को छूने से पहले ही तलवार ने उसकी जान ले ली। फिर वैम्पायर ने कहा, अब ऐसे सवालों का क्या मतलब? अगर तू यहां मर जाता तो सब बेकार था। यह सुनकर वो नाइट जोर से हंसा और बोला कि अगर यहां से बच गया तो फिर तेरा नाम पूछूंगा। यह कहकर वो अपनी तलवार निकालकर वापस लड़ाई में कूद गया। लड़ाई खत्म होने के बाद शहर लौटकर उस नाइट ने बढ़ा चढ़ाकर इस अभियान का किस्सा बताना शुरू कर दिया। कैसे वे बंजारे कितने खूंखार थे और वे लोग कितने बहादुर थे। उसने ये भी बताया कि लड़ाई के खतरनाक मोड़ पर अचानक एक काले घोड़े सवार नाइट ने आकर मोर्चा संभाला और जीत दिलाई। ये सुनकर लोग उस नाइट के बारे में पूछने लगे। उस नाइट ने पता लगाया तो उसका नाम यूजिन पता चला। ये नाम सुनते ही सब में हलचल मच गई, क्योंकि कुछ समय पहले ही उन्होंने सुना था कि यहां आने से पहले उसने एक दिग्गज नाइट को हराया था, फिर अकेले ही डंगन के लॉर्ड को पकड़ा था और अब इस शहर की रक्षा की थी। लेकिन उस खुशी मनाती भीड़ में एक आदमी बिल्कुल भी खुश नहीं था। ये आदमी था मरीन का करंट मेयर और पेलिन कंपनी का रिप्रेजेंटेटिव लुइस। वह अच्छी तरह जानता था कि यूजिन की जितनी शोहरत बढ़ेगी उसे उतना ही कंट्रोल करना मुश्किल होगा। उसने अपनी पोती फ्लेचर से पूछा कि क्या सच में ऐसे ही बैठे रहना है। फ्लेचर ने कहा कि सब उसके कंट्रोल में है, वो तो बस चाहती है कि यूजिन की शोहरत और बढ़े, क्योंकि नाइट्स के लिए इज्जत सब कुछ होती है। वो जितना ऊपर चढ़ता है, नीचे गिरने का डर उतना ही ज्यादा होता है। उसने लुइस से यूजिन के साथ वाले उस लड़के के बारे में पूछा। लुइस ने पूछा कि क्या वो वही लड़का है जो उन्हें डंगन से मिलने वाला तेल और माल बेचता है। फ्लेचर ने हां कहा और बताया कि उसे पता चला है कि वो लड़का डेविन फैमिली का नाजायज बेटा है। यह सुनकर लुइस के हाथ से गिलास छूटते छूटते बचा। उसने पूछा कि वो क्या सोच रही है। फ्लेचर ने कहा, अभी पता नहीं ये यूजिन क्या करना चाहता है, लेकिन अभी की सिचुएशन देखते हुए वो बिजनेस के जरिए बड़ा फंड इकट्ठा करने की कोशिश कर रहा है और उस डेविन फैमिली के नाजायज बेटे की मदद कर रहा है। अगर हम उन पर कंट्रोल पा सके तो मेयर होने के नाते हमें भी अपने यूजिन नाइट को एक बड़ा गिफ्ट देना चाहिए। अगले दिन उसने यूजिन को बुलाकर जरूरी बात बताने को कहा। उस वक्त तक यूजिन को मरीन का हीरो घोषित कर दिया गया था। रूम में घुसते ही उसने पहले उस काली घोड़ी के लिए शुक्रिया अदा किया। फ्लेचर ने उसका खूबसूरत चेहरा देखा तो मन ही मन सोचा कि इतनी शक्ल वाला इंसान, और वो भी वो जो अकेले ऑगरे के सिर काट सकता है। जनरली मिलने वाले नाइट सब हिष्ट पुष्ट और सीधे साधे वॉरियर होते थे। उसे लगा वो उन सब से बिल्कुल अलग है। उसके बैठते ही फ्लेचर ने कहा कि मेयर ने जो कवच भेजा था वो उस पर बहुत खूबसूरत लग रहा है। उसने बताया कि यह कवच एल्सिक के लोहे और स्टोन जॉइंट की हड्डियों से बनी मिश्र धातु से बना है। यहां तक कि ड्रैगन के नुकीले दांत भी इसे छेद नहीं सकते। यह सुनकर वैम्पायर ने शिष्टाचार में कहा कि लगता है अब अगली बार डंजन पर चढ़ाई करे तो बचाव की चिंता नहीं होगी। साथ ही उसने अपने सैनिकों के लिए रहने और खाने का इंतजाम करने के लिए भी शुक्रिया कहा। फ्लेचर ने सोचा माहौल अब ठीक है तो उसने अपनी एक छोटी सी डिमांड रखनी चाहिए, लेकिन उसके सरप्राइज का ठिकाना ना रहा जब यूजिन अचानक उठकर जाने लगा और बोला कि उसे बहुत काम है।
उसने हैरानी से पूछा कि कहां जा रहे हो? वैम्पायर ने कहा कि डेविन टेरिटरी के डंजन में जाना है और कंपनी से जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है वो सिर्फ डंजन के माल की खरीद बिक्री के लिए है, इसलिए अब जा रहा हूं। शायद यही आखिरी मुलाकात हो। उसकी ये बात सुनकर फ्लेचर के होश उड़ गए। उसने गुस्से में अपने होठ काट लिए। जैसे ही वो दरवाजे से बाहर निकलने लगा, उसने जोर से आवाज लगाई, रुको! वैम्पायर ने मुड़कर पूछा, और क्या काम है? मजबूर होकर वो बोली कि वो काला घोड़ा जो भेजा था वो बहुत महंगी ब्रीड का वॉर हॉर्स है। ये कवच भी बेशकीमती है और उसके सैनिकों को भी बढ़िया से बढ़िया सुविधा दी गई। क्या उसे लगता है कि पिछली बार डंजन से लाए गए सामान से इनकी भरपाई हो जाएगी? उसने कहा, मुझे ये मत सिखा कि दुनिया में मुफ्त में कुछ नहीं मिलता। ऐसे चला गया तो अपनी इज्जत पर दाग लगाने को तैयार है क्या? शहर के लोगों को पता चलेगा कि तू कितना बेईमान नाइट है। उसकी इस बात पर वैम्पायर पहले हंसा, फिर बोला कि उसकी ये बातें कितनी बेतुकी है। पहली मुलाकात में ही उसे भगाने लगी थी, फिर बिना पूछे बिना चाहे ढेर सारे गिफ्ट दे दिए और अब उन गिफ्ट के बदले में उससे हिसाब मांग रही है। वो एक मामूली बिजनेसमैन है और उसे धमकी दे रही है। इतना कहते ही फ्लेचर का चेहरा स्याह पड़ गया। वो समझ नहीं पाई क्या करे। उधर पैट्रिक और रैन के चेहरे पर कुटिल मुस्कान तैर गई। वैम्पायर ने आगे कहा, मैंने तुम्हारी पेलिन कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट किया है। जब तक तुम कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक रकम देकर मेरा माल खरीदते हो, मरीन के लोग मेरे बारे में कुछ भी कहे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर तुम लोगों ने मेरे बारे में कोई अफवाह फैलाने की कोशिश की तो मैं वापस आकर तुझे बताऊंगा कि इसके अंजाम क्या होते हैं। उसने कहा कि उसकी नजर में ये पेलिन कंपनी और मरीन शहर की मिली भगत है, उस नाइट के खिलाफ जिसने इस शहर को बचाया था। अगर भविष्य में फिर कोई क्राइसिस आया तो कौन सा नाइट यहां बचाने आएगा? यह कहकर वो वहां से चला गया। फ्लेचर ने माना कि उसके साथ बिहेवियर में उसकी लालच हद से ज्यादा थी। वो चाहती थी कि उसके साथ उसका रिलेशनशिप नए सिरे से शुरू हो और साथ चले। उसने ये भी कहा कि वो उनका कॉन्ट्रैक्ट जारी रखना चाहती है और उसमें उसकी मर्जी की शर्तें जोड़ने को तैयार है। कंपनी की वाइस हेड होने के नाते उसने ढेरों नाइट देखे थे। पहले वो जैसे ही बड़े फंड का ऑफर रखती, सब झुक जाते, लेकिन अब उसने पाया कि ये नाइट सिर्फ बाहर से ही नहीं, अंदर से भी उन सब से बिल्कुल अलग है। उसे महसूस हुआ कि उससे खतरे की बू आ रही है और उसकी बिजनेसमैन इंस्टिंक्ट उसे बार बार कह रही थी कि उसे जाने न दे। उसमें इन्वेस्ट करना उसे बहुत बड़ा प्रॉफिट देगा। उसकी ईमानदारी भरी माफी सुनने के बाद वैम्पायर रुक गया और वापस आकर बोला, चल सुनता हूं, लेकिन उम्मीद है कि तू सच में कोई लुभावना ऑफर लेकर आई है। उसकी ये बात सुनकर फ्लेचर की जान में जान आई। मार आने के बाद मेरियन ने उसका शानदार गियर देखकर वाह वाह करना शुरू कर दिया और बोला कि अब तो एकदम रियल नाइट लग रहे हो। उसकी बस एक ना सुनकर वैम्पायर ने उसे चुप रहने को कहा। पास खड़े पैट्रिक ने कहा कि अभी जो कॉन्ट्रैक्ट किया है वो बहुत अच्छा है। पेलिन कंपनी का बिजनेस बहुत बड़ा है। पूरे डीबो कॉन्टिनेंट में उनकी सैकड़ों ब्रांचेस है और मरीन उनका मेन बेस है। वे मेनली लोकल मैजिक टेरिटरी वाले कोनों से एक्टिव बिजनेस करती हैं, जैसे अभी डेविन फैमिली से कर रहे हैं। इतनी बड़ी कंपनी ने उन्हें ऐसी छूट दी है कि वे उनके किसी भी एरिया से जुड़े डंजन में जा सकते हैं बिना किसी पाबंदी के। यह तो ऐसा प्रोविजन है जो पहले कभी किसी को नहीं मिला। थोड़ी दूर और चलने के बाद वे डेविन टेरिटरी के डंजन के सामने पहुंचे। तभी एक गंजा आदमी आगे बढ़कर बोला, तू तो बड़ा नाजुक सा लग रहा है, पता नहीं तलवार ठीक से पकड़ भी पाएगा या नहीं। उसके बोलते ही कमाला आकर उससे मिला। डेविन सर के देहांत के बाद कमाला अब न्यू लॉर्ड बन चुका था। कमाला ने चुपके से बताया कि उसके भाई बेल्ट की पिछली साजिश नाकाम होने के बाद अब उसने नए मर्सनरी बुला लिए हैं। इस बार डंजन पर चढ़ाई में उसे कुछ गड़बड़ लग रही है, क्योंकि ये मर्सनरी डाकुओं से कम नहीं लगते। इसलिए उसने फैसला किया है कि यूजिन को इस एक्सपीडिशन टीम का कैप्टन बनाया जाए। दोस्तों, अगला पार्ट थ्रिल, जबरदस्त एक्शन और डार्क फैंटेसी के नए रहस्यों से भरपूर होने वाला है। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि डंजन के अंदर अब क्या कयामत आने वाली है और यूजिन का अगला कदम क्या होगा, तो बिना देर किए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि अगला मास्टरपीस एपिसोड आते ही सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। वीडियो पसंद आया हो तो इसे एक लाइक जरूर दें और कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको नाइट यूजिन का ये बेखौफ और शातिर अंदाज कैसा लगा।
आपका एक सब्सक्राइब हमें ऐसी ही एपिक कहानियां आपके लिए लाने की बहुत प्रेरणा देता है। अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखें। इस सफर में हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, एक बात तो मैं भूल ही गया था। बाय।